नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका चौथा सब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद ASP.NET और ये आपको मिलेगा बी नंबर पे, यानी कि ऑप्शनल है। या तो आप मल्टीमीडिया ले लो जिसके साथ कोरल प्रीमियर और साउंडफोर्स मिलता है, या तो आप बी नंबर का बोले तो प्रोग्रामिंग विद ASP.NET ले लो। तो इसका वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा अगर आप इस सब्जेक्ट को लिए हो तो। अगर नहीं लिए तो आप प्रोग्रामिंग विद ASP.NET के साथ जा सकते हैं। उसके पहले ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट है, जैसे IT टेंस है, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग है, DTP है, साथ में टैली भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो भी सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन किए हुए हैं उन सब्जेक्ट को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसका कंप्लीट वीडियो मिलेगा आपको, कंप्लीट वीडियो इस QR कोड में देखने को मिलेगा। इसके साथ में रिवीजन वीडियो इस QR कोड में मिलेगा। तो दोनों को स्कैन करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और अच्छे से जो डिटेल वीडियो है वो ज़रूर देखें। साथ में इसकी PDF मैंने प्रोवाइड किया हूँ, आपको टेलीग्राम पे मिलेगी या फिर वेबसाइट में मिलेगी, या फिर आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे इस वीडियो के तो उसमें भी आपको मिल जाएगी। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए ASP.NET के अंतर्गत हम बात करेंगे टोटल 5 यूनिट की, और इसमें रहेंगे हमारे IMP क्वेश्चन। तो IMP क्वेश्चन रहेंगे, साथ में उनके सॉल्यूशन भी रहेंगे, और सॉल्यूशन के साथ साथ एग्जाम में आपको आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं यहाँ पर गाइड करूँगा। तो ले देखे बात करें तो पूरा एक प्रकार से जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बूस्टर होने वाला है, कैप्सूल होने वाली है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे। तो चलिए प्रोग्रामिंग विद ASP.NET के अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा HTML के बेसिक, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल मिलेगी 1 से लेकर 5 तक की यूनिट, जिसमें आपको पहली यूनिट में HTML का बेसिक मिलेगा और बाकी सेकंड यूनिट से लेकर यानी कि सेकंड से फिफ्थ तक मिलेगा आपको ASP.NET से रिलेटेड चीज़ें। तो अब देखिए, जब आपने फर्स्ट सेम में प्रोग्रामिंग विद BB.NET पढ़ा होगा तो वो जो प्रोग्रामिंग विद BB.NEट थी वो थी आपकी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, यानी कि विंडो बेस्ड बोले तो जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं विंडो बेस्ड। इसके अलावा ASP.NEट मतलब हो जाता है वेब बेस्ड। वेब बेस्ड का मतलब हो जाता है कि आप इसको वेबसाइट समझ सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है वेब से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें देख सकते हैं। तो उन्हीं को बनाने के लिए यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है, एक्टिव सर्वर पेज .NET, यानी कि .NET के अंतर्गत एक टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। और प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो कंप्यूटर मतलब जो भी कंप्यूटर या जो भी डिवाइसेस है उनको समझाने के लिए हम जो भाषा में प्रोग्राम लिखते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल देते हैं। तो इसमें हम दो प्रकार की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, एक तो C# और एक हम यूज़ कर सकते हैं BB। तो हमने विजुअल बेसिक .NET तो पढ़े हैं, C# को भी बेसिक रूप से थोड़ा बहुत समझ लेंगे यहाँ पे, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। और डिटेल वीडियो अगर चाहिए आपको प्रोग्रामिंग विद ASP.NET के साथ में, ठीक है, मतलब ASP.NET के साथ में C# जो लैंग्वेज है उसका उपयोग करके हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना अगर चाहते हैं आप, तो यहाँ पे आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, या मुझे आप जो है पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको जो है अगर सीखना है तो मुझे पता चल जाए। तो देखिए, सबसे पहली यूनिट में आपको मिलेगा HTML का बेसिक। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में तो बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग जो कि आपका सेकंड सब्जेक्ट था, तो उसमें आपने HTML का बेसिक रूप से सेकंड यूनिट में पढ़ा होगा। तो वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, बस रिपीट हो जाता है सारी चीज़ें। तो हम एक सरसरी नज़र से देख लेंगे, बाकी जो नेक्स्ट यूनिट है वहाँ से हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है, इसके मूल सिद्धांत को समझाइए। हाइपर टेक्स्ट की अगर बात करें तो जब भी हम गूगल पर जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाएं तो हमको यहाँ पे लिंक मिल जाती है। क्या मिलती है? लिंक। तो लिंक मिलती है तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ ले जाता है? दूसरे वेब पेज पे ले जाता है या दूसरे डेस्टिनेशन पर ले जाता है। तो जब भी ऐसा टेक्स्ट जो लिंक से अवेलेबल हो, यानी कि जिसके अंतर्गत लिंक अवेलेबल हो, उसी को हम बोल देते हैं हाइपर टेक्स्ट। और यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज बोले तो आपको देखिए इस प्रकार से मार्किंग करके लिखी जाती है, यानी टैग के फॉर्मेट में लिखी जाती है। लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन का माध्यम, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि वेब पेज निर्माण या वेब पेज के स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिस प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है उसे बोल देता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ जो है निम्न, यहाँ पे देखिए आपको नॉर्मली अगर देखें लिंक टैग दिया हुआ है, जैसे ए टैग जो है एंकर टैग का काम करता है, HREF उसका एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे हमने URL दे दिए जिसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं, और जिस टैग से कनेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल, और एंकर टैग का काम खत्म हो गया तो उसको बंद कर दिए। तो ये लिंक बनाता है, मतलब गूगल की वेबसाइट्स पर ये लेकर जाएगा।
तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? तो सिंपल सी बात मैंने बताया ना कि जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए, उसे ब्राउज़र में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, और HTML वेब पेज के कंटेंट का स्ट्रक्चर निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जैसे हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज है, लिंक है, टेबल है। ये सारी चीज़ों के लिए हम उपयोग करते हैं HTML का। इसके बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत की अगर बात करें तो देखिए, टैग बेस्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें जब भी हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो बिना टैग के नहीं लिख सकते। जैसे HTML रूट टैग है, उसके बाद हेड, उसके बाद बॉडी, ये बेसिक टैग आपके। इसके अंदर एक और रहता है टाइटल टैग। तो ये 3 बेसिक है। हेड के अंदर टाइटल आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक प्रकार से कंटेनर बॉक्स के हिसाब से या स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको गिना जा सकता है। फिर नेस्टिंग एलिमेंट यहाँ देखने को मिल जाते हैं। नेस्टिंग का मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग। सिंपल सी बात, जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं तो उसके अंदर एल भी लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए इसके अंदर यूज़ किया गया, यानी कि एक टैग के अंदर दूसरा यूज़ किया गया है। ऐसे ही HTML के अंदर हेड उपयोग किया जाएगा। हेड के बाद जो है बॉडी, और बॉडी के अंदर जो है आपको H1 है, H2 है, अन्य टैग उपयोग मिल जाते हैं। इसलिए बोल देते हैं एलिमेंट की नेस्टिंग, यानी कि जो भी एलिमेंट हम देखिए यहाँ पे हमने H1 लिए और बीच में लिख दिए हमने हेड। क्या लिख दिए? हेड। और यहाँ पे हमने ले लिए जो H1 है, H1 को हमने क्लोज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टैग मिला, यहाँ एंडिंग टैग मिला, और बीच में टेक्स्ट मिला। तो इस सब को बोल देते हैं एलिमेंट। इसके बाद है ओपनिंग और क्लोजिंग। मैंने बताया ना, एक ओपनिंग रहता है और एक क्लोजिंग रहता है। यहाँ पर जब ही टैग को पूरा माना जाता है। केस इनसेंसिटिव है, यानी कि आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सबको सेम गिना जाएगा। डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए HTML, हेड है, बॉडी है, ये सभी जो है डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपको डॉक्यूमेंट टाइप ये निर्धारित करता है कि HTML का वर्जन कौन सा है। तो नॉर्मली अगर देखें तो अभी वर्तमान में HTML 5 चलता है। फिर HTML रूट एलिमेंट है, उसके बाद आप देखोगे हेड उसके अंदर। और हेड क्या प्रदर्शित करता है? मेटा एलिमेंट या टाइटल। तो यहाँ पे मेटा एलिमेंट नहीं है, टाइटल इनने प्रदर्शित कर दिया, माय फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद हेड क्लोज हो गया। फिर बॉडी, तो बॉडी में हमने हेडिंग 1 लिए, पैराग्राफ लिए, एंकर टैग लिए, और उसके बाद बॉडी को क्लोज करके HTML को क्लोज कर दिए। उसके बाद इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार आएगा, वेलकम, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, और ये लिंक आएगी, ठीक है। और इसको हम नोटपैड में उपयोग करेंगे। आपको सेव करना भी बता देता हूँ। जैसे नॉर्मली अगर आप जो है इस कोड को नोटपैड में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस बटन दबाएं और यहाँ पे आप उस कोड को लिखोगे। लिखने के बाद कहाँ जाओगे? फाइल मेनू में सेव करोगे, और सेव करते समय यहाँ पे आपको लगाना है .html। क्या लगाना है? .html। ये सेव करने का तरीका है, ठीक है। और उसके बाद सेव करोगे और उसके बाद रन करोगे तो कहाँ रन होगा? ब्राउज़र पर रन होगा। ध्यान रखिए चीज़ को। तो ये वेब पेज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका सिंटैक्स और हेड और बॉडी सेक्शन। तो ऑलरेडी हमने देख लिए हैं कि भाई इसका जो सिंटैक्स होता है, नॉर्मली अगर देखें तो जो जिसके अंतर्गत हम बेसिक कंटेनर उसको मान सकते हैं और सारी चीज़ उसी में लिखते हैं। तो यहाँ पे सामान्य रूप से अगर देखें तो टैग स्टार्टिंग होता है, टैग एंडिंग होता है, और बीच में कंटेंट होता है। तो ये नॉर्मल जो हमारा सिंटैक्स इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और जो कंटेंट है वो, ठीक है। और पैराग्राफ में देखें तो P, और यहाँ पे P क्लोज, और बीच में आपका कंटेंट। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए डॉक टाइप जो हमने पहले लिखे थे, ठीक है। HTML हेड है, टाइटल है, हेड क्लोज हो गया। उसके बाद बॉडी, बॉडी के अंदर हेडिंग 1, पैराग्राफ, और बॉडी को क्लोज करे, HTML को क्लोज करे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चर को आप समझ भी सकते हैं। इस प्रकार का कुछ इसमें डिस्प्ले आएगा। हेड सेक्शन क्या करता है? तो सिंपल सी बात है, हेड सेक्शन के अंतर्गत टाइटल आ जाता है, मेटा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लिंक आ जाती है, कोई CSS की स्टाइल सीट आ जाती है, या फिर जावास्क्रिप्ट। तो इन सारी चीज़ों को कंटेन कौन करता है? हेड सेक्शन करता है। तो हेड में आप देख भी सकते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन, टाइटल है, स्टाइल है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हेड में आ जाती है। इसके बाद बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी में जो है सारा चीज़ जो बीच में कंटेंट दिखाई देता है वो सब चीज़ें कहाँ आ जाती है? बॉडी में। तो बॉडी में देखिए आपका HTML का पेज का वह भाग जो ब्राउज़र में यूज़र को दिखाई देता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, टेबल, फॉर्म, लिस्ट, सारी चीज़ें। तो देखिए ये देखिए सारी चीज़ हम किसके अंतर्गत लिख सकते हैं? बॉडी में। जैसे हमने हेडिंग लिखे, पैराग्राफ लिखे, और एक पिक्चर। तो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बॉडी में दिखाई देती है। और जो ऊपर का भाग है ये वाले भाग को बोल देते हैं हेड सेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वेब पेज बनाने के लिए HTML में टेक्स्ट, इमेजेस, हाइपरलिंक, टेबल, कलर, और जो लिस्ट है, फ्रेम है, फॉर्म है, इन सबको समझाइए। तो सिंपल सी बात है, टेक्स्ट मतलब वही हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक। पैराग्राफ है, इटैलिक करना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? टेक्स्ट के अंतर्गत आ जाता है। तो कुछ नहीं करना है, जो जो लिखा है उसको स्टार्ट और एंड करके हम बीच में टेक्स्ट लिख देंगे। जैसे हेडिंग बीच में लिख दिए जो भी आपको लिखना है, बाकी स्टार्ट में आपको जो जो चीज़ दी है वो लिख दीजिए। और ऊपर आप
HTML लिख दीजिए, बॉडी लिख दीजिए। मतलब अगर आपको कोई एग्जांपल बताना है तो आपको सिंपल जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना है। मतलब हर एग्जांपल में आपको ये बनाना पड़ेगा, HTML, हेड और बॉडी, उसके बीच में ही आपको सारी चीज़ लिखना है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आपका जो एग्जाम्पल है कंप्लीट माना जाएगा। अब ये एक बार ही याद करना ऊपर वाला, और ये जो नीचे दो ठो उसको क्लोज हो जाते हैं, बस बाकी काम एंड आपका। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम। तो ये तो हो गया हमारा क्या, टेक्स्ट से रिलेटेड। फिर हम देखते हैं इमेज से रिलेटेड। तो इमेज में ऊपर वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है वो लिखना है। बॉडी के अंदर आपको इतना बस लिखना है, IMG SRC का मतलब इसका सोर्स बोले तो एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या आएगी कि वो जो इमेज है उसका नाम है इमेज और उसका टाइप है JPG, तो .jpg। उसके बाद अगर ये डिस्प्ले होने में कोई दिक्कत करती है तो इसके अल्टरनेट में क्या शो होना चाहिए, तो ये हो जाता है आल्ट टैग्स, बोले तो माई इमेज है। इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, सारी चीज़ हमने यहाँ डिफाइन कर दी है। और इसके लिए हमने देखे, इसको आप समझा सकते हैं, इमेज यानी कि IMG टैग के द्वारा इमेज को प्रदर्शित किया जाता है। और बिना इमेज के वेब पेज डिस्प्ले या वेब पेज को प्रदर्शित करेंगे तो काफ़ी बेकार लगेगा, तो इसलिए इमेज हम डिस्प्ले करते हैं कहाँ पे, वेब पेज में। फिर हो जाता है हाइपर लिंक, यानी कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को कनेक्ट करना है या कोई हाइपर लिंक देना है तो हम एंकर टैग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एंकर टैग उपयोग करें, HREF उसका एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे देखोगे तो उसकी वैल्यू यानी कि गूगल पे जाएगा, और किस टेक्स्ट पे जाएगा, तो गूगल पर क्लिक करने पे इसका काम क्लोज यानी कि एंडिंग यानी कि क्लोजिंग एलिमेंट। उसका टेबल, टेबल के लिए 3-4 चीज़ें रहती है। टेबल टैग होता आता है, स्टार्ट और एंड। फिर टेबल में रो होती है, जैसे हम यहाँ देखिए, ये देखिए जैसे कंप्लीट टेबल, तो टेबल बन गया। उसके बाद रो बनाए तो ये रो बन गई। फिर उसके बाद TD बनाए, TD या TH बनाए तो देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए ये बन गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्या बना दी हमने, TH यानी कि टेबल हेडिंग। फिर TD बनाए तो टेबल डाटा बना दी। इस प्रकार से कितने बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने TD दिए हैं और कितने TH दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको टेबल बॉर्डर, टेबल बॉर्डर बोले तो ये बॉर्डर लेकर आएगा, अगर बॉर्डर नहीं देते तो आउटलाइन बस आ जाएगी। फिर TR बोले तो एक TR बना दिए। फिर TR के अंदर हमने TH लिए, नेम और क्लास। तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे ले लिए नेम और यहाँ ले लिए क्लास, तो ये बन गया। उसके बाद TR को क्लोज कर दिया यानी कि क्लोज हो गई। फिर TR दूसरा लिए, तो यहाँ पे दूसरा TR लिए तो रमेश आ गया, 10 भी आ गया, यानी कि यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे 10th आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर लेते हैं तो ऐसे ही हमको ये वाला पूरा सेक्शन रिपीट करना पड़ेगा बार बार। तो बार बार रिपीट करेंगे, देखिए इस प्रकार से बढ़ते जाएगी। ठीक है, इसी में कॉल स्पैन और जो रो स्पैन है वो भी देखने को मिल जाती है, यानी कि कॉल स्पैन मतलब इन दोनों कॉलम को एक करके हेडिंग लिखना। और यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ ये 2 रो है और इसको हमने मर्ज कर दी थी, रो स्पैन हो जाती है। तो 2 को स्पैन करें और यहाँ पे 2 कॉलम को स्पैन करें। चलिए कलर की अगर बात करें तो कलर के लिए स्टाइल टैग उपयोग करते हैं भाई। P में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिए और स्टाइल एट्रीब्यूट में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू ले ली। जैसे कलर क्या क्या रखना है, रेड रखना है, या फिर आप बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो रखना है। तो ये सब स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ में उपयोग किया जाता है, CSS में हमने देखे थे। लिस्ट की अगर बात करें तो जब भी हमको पॉइंट्स में या बुलेट्स में या फिर नंबर्स में प्रदर्शित करना तो लिस्ट का उपयोग करते हैं। तो 2 मुख्य रूप से होती है, अनऑर्डर्ड बोले तो आपको ऐसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे BCA लिख दिए तो ये यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्कल। और अगर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 आए तो क्या कहलाएगी, ऑर्डर्ड, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों को शुरू करने के लिए UL या OL टैग उपयोग करते हैं और क्लोज करने के लिए स्लैश के साथ में इसको क्लोज करते हैं। साथ में आप देखोगे तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट लेना, मान लो BCA लेना है, DCA लेना, PGDCA, तो आपको LI उपयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए UL के अंदर एप्पल और हमने बनाना ले लिए, OL के अंदर देखिए फर्स्ट और सेकंड ले लिए। तो ये कैसे प्रदर्शित होंगे, यहाँ पे ये उपयोग होंगे कैसे, अनऑर्डर्ड लिस्ट बोले तो बुलेट्स फॉर्म में, और ये ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब हो जाता है 1 2 3 के फॉर्म में। नेक्स्ट फ्रेम की अगर बात करें तो ये एक विंडो है, मान लीजिए ये हमारे पास में जो विंडो दिख रही है, इसी विंडो में हम 2 वेब पेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं, 3 कराना चाहते हैं, तो उसी को बोल देते हैं फ्रेम। तो यहाँ पे फ्रेम के बदले में वर्तमान में फ्रेम सेट उपयोग नहीं होता, क्या उपयोग होता है, आई फ्रेम। तो आई फ्रेम की SRC हम दे सकते हैं, इसकी विड्थ हाइट दे सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म की अगर बात करें तो जब भी यूज़र से कोई इनपुट लेना है तो हम उपयोग करते हैं फॉर्म का, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स वगैरह रहते हैं, कॉम्बो बॉक्स रहते हैं, इनपुट बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे मान लीजिए फॉर्म के लिए फॉर्म टैग स्टार्ट कर दिए और एंड कर दिए, बीच में आपने दे दिए नेम, नेम के लिए इनपुट टाइप में क्या दे दिए, टेक्स्ट, और ईमेल के लिए इनपुट टाइप में ईमेल ले लिए, और बटन के लिए इनपुट टाइप में सबमिट ले लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, आप इतना समझाकर बता सकते हैं एग्जाम में।
नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको HTML में टेबल अभी देख ली हमने, कलर भी देख ली, लिस्ट भी देख ली, फॉर्म भी देख ली। तो ऐसा सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमने सारी चीज़ें बनाना देख लिए, आपको पता होगा। देखिए टेबल टेबल हमने बनाया, तो टेबल इस प्रकार बनाकर, और ये किस प्रकार का डिस्प्ले लाता है वो भी आपको बनाना है। ये नहीं बनाओगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये देखिए इस प्रकार का टेबल आपको बनाना है। कलर की अगर बात करें तो आपको कलर दो प्रकार से दे सकते हैं, कि बैकग्राउंड कलर और एक हो जाता है फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी लेते हैं और बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर, साथ में वैल्यू तो दोनों की एक सी रहती है, कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे लिस्ट तीन प्रकार की होती है, जिसमें हमने ऑर्डर्ड लिस्ट देखें, OL 1 2 3, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी देख लिए बुलेट्स के फॉर्म में। एक और हो जाती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, बोले तो विवरण सूची, यानी कि टर्मिनोलॉजी या ग्लोसरी वगैरह जो कुछ टेक्निकल शब्दों की डेफिनेशन देना है जैसे, तो उसके लिए हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन देने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग देंगे DT, उसका डिस्क्रिप्शन के लिए हम देंगे DD। तो ये डिस्प्ले कैसे होगा, ये हेडिंग बनकर आएगी और ये डिस्क्रिप्शन। ऐसे CSS की डिस्क्रिप्शन कैसे आएगी, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फॉर्म की अगर बात करें तो देखिए फॉर्म शुरू होता है इससे। इनपुट के लिए इनपुट लेते हैं हम, एलिमेंट के लिए इसमें टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो, बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं। ऐसे टेक्स्ट एरिया के लिए बड़ा, यानी कि एड्रेस बॉक्स लेने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट लेना तो सेलेक्ट, और बटन लेना तो बटन। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा इसका जो आउटपुट है। ये आउटपुट बनाना नहीं भूलना और ये कोडिंग लिखना नहीं भूलना, तब आंसर कंप्लीट माना जाएगा। देखिए HTML हमने भले ही वहाँ पढ़ लिए, पर एग्ज़ाम में तो सेपरेट यहाँ भी पूछा जाएगा, तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेकेंड यूनिट, जो फाइनली ASP.NET के नाम से हम देख सकते हैं। तो ASP.NET का पहले ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू बोले तो मेन रूप से देखें, यानी कि देखिए ASP.NET का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन, उसके विशेषताएं बताना है, उसको विस्तार से समझाइए। तो देखिए हम सीधे जो है पहले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। इंस्टॉल करना मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंस्टॉल करना मैंने VB.NET के अंतर्गत बता दिया आपको, विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हम सीधे चलते कहाँ पे, हम चलते हैं स्टार्ट बटन में, और हम यहाँ पे टाइप करते हैं विजुअल स्टूडियो 2022, या तो 2012 यानी कि 2012 भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसको आप नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हो गूगल से, कम्युनिटी वाला। और यहाँ पे इसके लिए आपको सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं नॉर्मल यहाँ पे 2022 ओपन कर लेता हूँ। ओपन जैसे करेंगे तो हमारे पास में देखिए कुछ इस प्रकार का एनवायरनमेंट आएगा, जो स्टार्टिंग वाला है, जिसमें लिखा है विजुअल स्टूडियो 2022। रिसेंट में जो भी हमने प्रोजेक्ट पर काम किया उनकी लिस्ट दिख रही है। अगर आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है देखिए यहाँ से गेट स्टार्टेड, क्लोन रिपोजिटरी बना सकते हैं, ओपन प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन, यानी कि पहले से बना है जो यहाँ नहीं दिख रहा उसको ओपन कर लीजिए। कोई फोल्डर ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट में, और आपके सामने देखिए अब आगे जो है कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ गई है। रिसेंट में हमने कुछ टाइप के उपयोग करे हैं, तो आप यहाँ से चाहे तो इसको क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने ASP.NET वेब एप्लीकेशन उपयोग कर रहा हूँ पहले, जो C# वाला है। विजुअल स्टूडियो विजुअल बेसिक वाला भी है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक ऐसे क्लिक करके उसको नेक्स्ट कर सकते हो। नहीं तो आप कन्फिगर कर लो कि भाई आपको लैंग्वेज क्या चाहिए, C#। आपको टाइप कैसा चाहिए, विंडोज़ में चलना चाहिए। ठीक है, विंडोज़ के अलावा भी आप देखें तो मैक OS है, अन्य जो प्लेटफॉर्म है, मोबाइल है, एंड्रॉयड के लिए डेवलपमेंट, सारी चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमको चाहिए विंडोज़ के लिए, चाहे वो सर्वर बेस्ड हो। और विंडोज़ में ही आपको जो है डेस्कटॉप बेस्ड है और वेब बेस्ड दोनों मिल जाता है। देखिए यहाँ पे वेब बेस्ड, ठीक। अगर डेस्कटॉप बेस्ड चाहिए तो डेस्कटॉप बेस्ड के लिए भी यहाँ पे जो है आपके पास में देखिए डेस्कटॉप वाला एप्लीकेशन होता है। तो हम विंडोज़ के लिए बनाते हैं वो, अभी हम बना रहे हैं वेब। और वेब बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे सर्च करना है, नीचे जाओगे और नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन। ठीक है, थोड़ा और नीचे जाइए, यहाँ देखिए ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के अंतर्गत मिल रहा है C# के साथ। इसको क्लिक करो और कर दो नेक्स्ट। ये स्टेप्स आपसे बनना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आप लिख सकें। यहाँ आप नाम देंगे, नाम देकर आप जो है उसकी लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करेंगे, और .NET का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है वो भी आपको दिखेगा। देखिए सबसे लेटेस्ट यहाँ मिल रहा है 4.7.2, मतलब ये तो लेटेस्ट है पर हम उपयोग कर रहे हैं 4.7.2। इसको क्रिएट करेंगे। जैसे हमने क्रिएट करे तो क्रिएट करने के बाद हमको जो है यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दे रहा है, वेब एप्लीकेशन आपको कैसा बनाना। खाली बोले तो नए सिरे से फॉर्म ऐड करोगे, या पहले से कुछ वेबसाइट में फॉर्म चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मॉडल व्यू कंट्रोलर भी चाहिए आपको, तो ये बना सकते हैं। वेब API चाहिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन चाहिए। हमको सीखना है तो हम किस टाइप का उपयोग करेंगे, टेम्पलेट का। एम्प्टी, ये एक प्रकार की टेम्पलेट है, तो हम सीधे एम्प्टी सेलेक्ट करें और सीधे क्रिएट पर बटन पर क्लिक करना है।
ये जो सारी सेटिंग है उसके साथ में हमारा एप्लीकेशन लोड होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि प्रोजेक्ट बनने लगा है। और बनने के बाद हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा, जो हमारी विंडो है मेन। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझा देता हूँ, ताकि आगे आपको जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा उसको समझने में आसानी हो। सीधे हम देखिए, नया एप्लीकेशन तो हमने बना लिए, तो नया एप्लीकेशन के लिए ओवरव्यू यहाँ पे दिख रहा है। हम मेन विंडो, अब मेन विंडो यहाँ पे है नहीं, मतलब नया जो वेब फॉर्म रहना चाहिए। वेब फॉर्म बोले तो वेबसाइट के लिए जो वेब पेज होता है वो एक वेब फॉर्म कहलाता है, यानी कि ASP.NET में। और ये रन कहाँ होगा? रन सर्वर में होता है। और सर्वर के लिए आपको कहाँ जाना होता है? IIS में, यानी कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर या सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिख रही, देखिए यहाँ पे, तो इसमें आपको वेब एप्लीकेशन नाम से जो जो भी है उस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे जाओगे तो ऐड दिखेगा तो न्यू आइटम दिखेगा। और यही चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी प्रोजेक्ट मेनू में, ऐड न्यू आइटम में जाओगे और यहाँ जाकर देखोगे तो आपको जो है, देखिए यहाँ पे न्यू आइटम ऐड करने के लिए एक विंडो आ गई है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है वेब, और वेब में वेब फॉर्म सेलेक्ट करना है। और वेब फॉर्म में आप उपयोग करोगे कौन सा? वेब फॉर्म। ठीक है, मास्टर पेज क्या होता है बाद में हम देखेंगे। सीधे हम इसको क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। ऐड करते समय चाहे तो आप नाम दे सकते हैं। इसका टाइप आप ध्यान से देखिए, इसके टाइप होता है ASPX, यानी कि ASP.NET के अंतर्गत जो वेब पेज बनाते हैं, वेब फॉर्म, उसका टाइप होता है ASPX। और इसकी कोडिंग का जो टाइप होता है C#। ठीक है, ये देखिए C# दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐड कर लेते हैं हम सीधे। जब हमने ऐड करे यहाँ पे, तो देखिए एक नाम आ गया, बाकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पे नाम आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमने ऐड करे वो आ गया। और जैसे हम इस पे प्लस बटन, मतलब जो एक्सपेंड बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका जो वेब फॉर्म है उसका टाइप है ASPX। इसकी कोडिंग वाली फाइल का जो टाइप है webform1.aspx.cs, यानी C#। उसके बाद डिज़ाइनर वाली फाइल का नाम भी आप देख लीजिए, webform1.aspx.designer.cs। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए, उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसी में आपको XML फाइल है, डेटाबेस से रिलेटेड फाइल है, पिक्चर है, या अन्य जो रिसोर्सेज होते हैं, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेगी। चलिए यहाँ पे देखिए, हम इस जो वेब पेज है इसके कुछ कंटेंट है उसको समझ लेते हैं। जैसे ऊपर वाली जो लाइन है इसको पेज डायरेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें पेज की लैंग्वेज क्या है? तो सिंपल सी बात है, इसमें लैंग्वेज हमने C# लिए। ऑटो इवेंट वायरअप, यानी कोडिंग के साथ ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगी, बिल्कुल यस कर दिए। उसके बाद कोडिंग वाली फाइल का नाम क्या है? webform.aspx.cs, जो कि हमने ऑलरेडी देख ली यहाँ पे। अब इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा ओप्स के अंतर्गत। तो जब भी हम कोई वेब फॉर्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी क्लास बनी होती है, और क्लास बनी है इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट किस क्लास से इनहेरिट है? तो ये है वेब एप्लीकेशन 4.webform1 से। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं, ये हो गया पेज डायरेक्टिव। उसके बाद ये कोडिंग है HTML की। जब हमने HTML सीख लिए तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई ये HTML5 को दर्शाता है। फिर HTML रूट एलिमेंट है, जिसमें XML एन एस भी उपयोग कर लिए। XML मतलब HTML की बड़ी बहन, मतलब HTML में प्री डिफाइन एलिमेंट होते हैं, और XML में आपके यूज़र डिफाइन होते हैं, यानी कि यूज़र अपनी इच्छा अनुसार कोई भी टैग बना सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको हेड एलिमेंट मिलेगा, जो रन एट सर्वर, यानी कि रन एट सर्वर मतलब सर्वर बेस्ड एलिमेंट है। ये जब भी रन एट सर्वर आ गया इसका मतलब सर्वर पर रन होगा, और नहीं तो हमने अभी तक तो क्लाइंट बेस्ड उपयोग करे ही हैं। उसके बाद टाइटल आ गया, टाइटल में उपयोग कर लेते हैं भाई कि यहाँ पे लिख देते हैं हम SSW एजुकेशन। क्या लिख देते? SSW, सिर्फ SSW लिख देते चलो एजुकेशन भी। उसके बाद हेड एलिमेंट हमारा क्लोज हो गया। हम चाहे तो यहाँ एंटर करेंगे, CSS उपयोग कर सकते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट उपयोग कर सकते हैं, या मेटा इन्फॉर्मेशन हम यहीं पे उपयोग कर सकते हैं हेड के अंदर। बॉडी में वो चीज़ आती है जो हमको डिस्प्ले कराना है। तो बॉडी में सबसे पहला एलिमेंट आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी चीज़ जब आप बनाओगे तो फॉर्म के अंदर ही रहेगी। और डिव का मतलब हो जाता है डिवीज़न, चाहे तो आप डिवीज़न को हटा सकते हैं। चलिए, डिवीज़न हटाए नहीं भी तो चलेगा, क्योंकि पूरा वेब पेज में हमको क्या क्या चीज़ें दिखाना है, कितनी जगह में दिखाना है, वही डिफाइन करने का काम करते हैं डिव, यानी कि डिव मतलब डिवीज़न। HTML का ही एलिमेंट है जिसको हम उपयोग करते हैं वेब पेज में। और फॉर्म हमारा क्लोज हो गया, यानी कि जो भी चीज़ हमको लिखना है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी हमारी क्लोज, सारी चीज़ें। चलिए, हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे H1 लिखे, और H1 को हम क्लोज करते हैं। देखिए ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग हमारा लग गया, जैसे सबलाइन में हमने देखे थे। तो हम लिख देते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। भाई आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहली बार, तो इसके लिए हमने लिख दिया दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। और यहाँ लिख देते हैं हम H2 में।
H2 में लिख देते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। ठीक है, ये हमने लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद हम पैराग्राफ वगैरह दे सकते हैं, इमेज वगैरह दे सकते हैं। इसके लिए इमेज IMG SRC उपयोग नहीं होती है, HTML एलिमेंट भी है, हम उपयोग नहीं करेंगे। हम उपयोग करेंगे ASP.NET वाले। तो चलिए, ये तो बेसिक हो गया, हमने जो काम करे हैं HTML में उसके हिसाब से मैंने बता दिया। अब बात आती है इसको रन कैसे करें। तो रन करने के लिए 2-4 तरीके हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है रन, यानी विजुअल स्टूडियो बेसिक, यानी जो VB.NET उसमें पढ़े होंगे तो आपको यहाँ डीबग के अंदर स्टार्ट डिबगिंग लिखती होगी F5। तो इससे भी हम इसको रन कर सकते हैं। इसमें पहली चीज़ दिख रही, देखिए इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस एक्सप्रेस वाला जो वर्जन है वो माइक्रोसॉफ्ट एज में इसको रन कराएगा। या फिर देखिए अदर वेब ब्राउज़र बोले तो गूगल क्रोम में रन कर सकते हैं, या फिर अलग जगह आप इसको रन कर सकते हैं। पर रन करने से पहले हमको ये चेक करना होता है कि जो इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर है वो सही मायने में इंस्टॉल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चलेंगे लोकल होस्ट, कहाँ पे, ब्राउज़र में चलेंगे और आपको सीधे टाइप करना है लोकल होस्ट URL में एंटर करना है। अगर आपको इस प्रकार की विंडो आ जाती है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज या सर्वर, तो समझ जाइए कि आपके पास में कंप्यूटर में सर्वर इंस्टॉल है, कौन सा, विंडोज़ के अंतर्गत। चलिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप चलोगे कहाँ, कंट्रोल पैनल में, आपके कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होगा। कंट्रोल पैनल में चलोगे प्रोग्राम एंड फीचर्स में, और यहाँ जाओगे, देखिए आपको मिलेगा टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ। इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे फीचर्स आ गए। तो इसमें एक ऑप्शन दिखेगा आपको इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, तो इस पर प्लस बटन पर क्लिक करना है। अगर इसमें जो है देखिए इन एलिमेंट पे टिक लगा है तो समझ जाइए इंस्टॉल है, और नहीं लगा है यहाँ पे तो इसका मतलब समझ जाइए कि इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो ये आप ओके करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर चेक करोगे लोकल होस्ट से, इसका मतलब हमारे कंप्यूटर में ये इंस्टॉल है। चलिए, अभी इंस्टॉल है तो हमको ज़्यादा टेंशन नहीं है। हम सीधे यहाँ पे ये देखिए रन बटन पे क्लिक करेंगे, या जिस भी पेज को रन कराना उस पर राइट क्लिक करेंगे। देखिए ऑप्शन आ रहा है व्यू इन ब्राउज़र। अब जो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट में है उसकी लिस्ट नाम आ जाएगी। और अगर ब्राउज़ विथ करना है तो आप इसी में जाओगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ब्राउज़ विथ में जाओगे, और ब्राउज़ विथ में जाओगे तो एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा जिसमें आप जो है अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हो। ये देखिए, अपनी इच्छा अनुसार ब्राउज़र को सेट कर सकते हो, जिसमें सेट एज डिफ़ॉल्ट है, रिमूव करना है या फिर ऐड करना कोई नया, ये काम आप कर सकते हो। हम सीधे चलते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, ब्राउज़ विथ में जाकर गूगल क्रोम भी हम कर सकते हैं। चलिए गूगल क्रोम कर देते हैं और इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देते और ब्राउज़ कर लेते। ब्राउज़ जैसे करेंगे तो ये जो वेबसाइट है, जो हमने पहली वेबसाइट बनाई टेस्टिंग, ये हमारी रन हो जाएगी कहाँ पे, गूगल क्रोम में। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे गूगल क्रोम में यहाँ पर रन हो चुकी है। दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, वेलकम टू माय वेबसाइट सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। अब ये जो सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन है दूसरी लाइन में आना चाहिए, तो हमको पता है, हम लगा देते हैं BR टैग। ठीक है, और इसको जाकर हम जो है रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए दूसरी लाइन में आ गया। इसके अलावा अलाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ हम HTML में चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब ऐसे IDE वगैरह समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम इसके डिज़ाइनर में चलते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन दिख रहा है, डिज़ाइन, स्प्लिट और सोर्स। तो यहाँ पे सोर्स का मतलब जो कोडिंग हम लिख रहे हैं, डिज़ाइन का मतलब हो जाता है जो हमने कोडिंग लिखी है उसकी डिज़ाइन विंडो डिस्प्ले होगी, मतलब HTML वाला कोड है। और एक हो जाता है आपका, इसको सोर्स कोड बोल देते हैं, और यहाँ पे जो है डिज़ाइन। और एक हो जाता है स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब कोडिंग भी दिखेगी और डिज़ाइन भी दिखेगी, तो दोनों चीज़ साथ साथ में हम देख के क्या कर सकते हैं, एडिटिंग। तो ये हो गई ये कोड और सोर्स, मतलब यहाँ पे सोर्स और डिज़ाइन विंडो। पर एक और हो जाती है आपकी कोडिंग विंडो, जिसको बोल देते हैं .css वाली। ठीक है, मतलब .c# वाली। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कुछ कंट्रोल में काम कराना तो उसके लिए यूज़ होती है। चलिए यहाँ पे जो है डिज़ाइन हो गए। उसके बाद देखिए जब हम डिज़ाइन में चलते हैं तो डिज़ाइन में चलने के बाद हमको देखिए यहाँ टूल बॉक्स नज़र आता है। तो टूल बॉक्स का मतलब ऐसे कंट्रोल्स जो फॉर्म में डिज़ाइन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नॉर्मली अगर डिज़ाइन में चले और यहाँ पे चल के हम जो है इसमें चलते हैं और यहाँ चल के हम कुछ चीज़ें बना लेते हैं, जैसे लेबल लाते हैं। तो लेबल का मतलब जब हम कोई कंट्रोल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिए,
ये देखिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या टाइप किया जाएगा उसके लिए यहाँ पे लेबल लिया जाता है। साथ ही यहाँ पे देखिए हम ऐड रोटेटर, बार बार हमको ढेर सारे पिक्चर्स बदलना है आपस में एक ही जगह, तो हम ऐड रोटेटर का उपयोग करते हैं। बुलेट लिस्ट, मतलब जो है आपको लिस्ट वगैरह बनाना तो बुलेट लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। कमांड बटन बनाना था, आप बटन का उपयोग कर सकते हैं। कैलेंडर बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है, चेक बॉक्स लिस्ट बनाना है। कंटेंट प्लेस होल्डर बोले तो इन सभी को एक ग्रुप बॉक्स में रखना है, कंटेंट में रखना है तो आप कंटेंट प्लेस होल्डर का उपयोग कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स। उसके बाद आप देखोगे तो फाइल अपलोड का ऑप्शन है, मतलब जैसे ब्राउज करके हम फाइल अपलोड नहीं करते क्या, वैसे। हिडन फील्ड बना सकते हैं पासवर्ड जैसे। उसके बाद हाइपर लिंक बना सकते हैं, इमेज ला सकते हैं। जैसे ही हम कोई कंट्रोल लेके आते हैं तो वो यहाँ पे डिज़ाइन हो जाता है। तो देखिए हमको बिना कोडिंग के यहाँ चीज़ें बन जा रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यहाँ उपयोग हो रहा है, तो सब चीज़ यहाँ पे बन जा रही है। इसके अलावा हम लेबल बना सकते हैं, इमेज मैप बना सकते हैं। इमेज मैप का मतलब हो जाता है इतनी जगह में आप कहाँ क्लिक करेंगे तो हमको इमेज मतलब लिंक दिखेगी, वो दिखता है। लेबल हमने देख लिया। लिंक बटन बना सकते हैं हाइपर लिंक के लिए। लिस्ट बॉक्स बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारे आइटम उसके लिए। लिटरल्स है वो बना सकते हैं, लोकलाइज है, ये सब कुछ काम के नहीं है, जो जो काम के मैं बता दे रहा हूँ। पैनल बना सकते हैं, मल्टी व्यू एप्लीकेशन बनाना है, प्लेस होल्डर है, रेडियो बटन बनाना है, मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, हाँ यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन है ये तो कोई काम का नहीं। टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं जो हमने अभी देखे हैं, यूज़र से इनपुट लेना, सिंगल लाइन व्यू है, टेबल है, ASP.NET का टेबल है, विजार्ड XML फाइल बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें समझ लीजिए, जैसे डेटा है तो डेटा में आपसे पूछा जाएगा ग्रिड व्यू क्या होता है, यानी कि डेटाबेस के सारे जो टेबल है उसकी अगर हमको इन्फॉर्मेशन दिखाना तो ग्रिड व्यू की सहायता से दिखा सकते हैं। और ये काम होता है डेटाबेस के थ्रू, यानी डेटा सेट ये करता है। उसके बाद और कुछ काम के यहाँ पे नहीं है हमारे, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे डेटा के बाद वैलिडेशन, यानी कि यूज़र ने जो भी फॉर्म में जानकारी भरा वो सही है या नहीं है, उसको वैलिड करने का तरीका होता है वैलिडेटर, यानी कि ASP.NET में वैलिडेशन कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। जैसे कंपेयर, दो फील्ड यानी कि पासवर्ड को चेक करना है उसके लिए कंपेयर। उसके बाद है कस्टम वैलिडेटर, मर्जी के हिसाब से है, यानी कि कोई चीज़ हमको कस्टम लगाना है, या जैसे मान लो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, उसके लिए हम कस्टम वैलिडेटर का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही हम जो है रेंज वैलिडेटर, भाई सैलरी इनपुट कराना है तो आप कितनी रेंज रखना चाहते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब हो जाता है नॉर्मली ईमेल आईडी, या उसके लिए उपयोग किया जाता है। रिक्वायर फील्ड मतलब खाली ना छोड़ा जाए उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये सब वैलिडेटर है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जांपल भी आगे देखेंगे थोड़ा। नेविगेशन मतलब मीनू वगैरह बनाना है ऊपर, जैसे वेबसाइट में होते हैं तो उसके लिए मीनू, ठीक है। साइट मीनू बनाना, ट्री व्यू बनाना, उसके लिए उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट रेडीमेड आपको लॉगिन फॉर्म दिख रहा है, लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन स्टेटस, लॉगिन व्यू, पासवर्ड रिकवरी, चेंज पासवर्ड, ये सारे बने बनाए मिल जाते हैं ताकि आपकी वेबसाइट बनाने में आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। वेब पार्ट के अंतर्गत आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है जो हमारे लिए अभी तो काम की नहीं है। एजाक्स एक्सटेंशन मिल जाता है, डायनेमिक डेटा मिल जाता है, साथ में क्लाइंट साइड कंट्रोल भी मिल जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं HTML कंट्रोल। तो चलिए यहाँ पे जो है हम कोड में चलते हैं। कोड में चल के देखिए, जब भी कोई कंट्रोल बनाना है तो उसके सामने हम ASP.NET वाला बना रहा है तो ASP लग जाता है। तो ये आपको कॉमन याद रख लेना, जब आप कोडिंग लिखोगे तो आपको याद रहना चाहिए। अब बात आ जाती क्या बनाना चाहते हैं। लेबल बनाना चाहते तो लेबल लिख दो, टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते टेक्स्ट बॉक्स लिख दो, बटन के लिए बटन, फाइल अपलोड के लिए फाइल, इमेज के लिए इमेज। फिर उसका नाम देना होता है, तो नाम कैसे देते हैं, आईडी से। तो आईडी में हम नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, भाई लेवल 1 लेबल है तो लेवल 1 दे दिए, दूसरा आएगा तो लेवल 2 हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स 1 दे दिए, बटन है तो बटन 1 दे दिए। और आखिरी में हमको लिखना पड़ता है ये कहाँ रन होगा, रन एट सर्वर, बोले तो ये सर्वर पर रन होगा, ठीक है। ये भी सर्वर पर रन होगा, और लास्ट में क्लोज करना नहीं भूलना है। तो ये नॉर्मल तरीका है हल करने का। भाई अगर एग्जाम में आया कि भाई नॉर्मल आपको क्या समझाना है, चलिए यहाँ पे रेडियो बटन समझाना, तो ASP और कॉलन लगाना है, वहाँ लिखना है क्या, ASP के बाद रेडियो, ठीक है। ये देखिए रेडियो बटन लिख दिए। रेडियो बटन लिखने के बाद हमको जो है आईडी लिखना है, आईडी लिखे तो ये आईडी कैसी हो जाएगी, रेडियो बंद कर दो, ये आईडी तो अपने हिसाब से है। फिर रन एट सर्वर, ये तो हो गई, क्योंकि ये जब तक सर्वर पर रन नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन कोई काम का नहीं। और जैसे ही हम इसमें स्लैश मतलब एक ग्रेटर देन लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो है आपकी बंद हो जाती यहीं पे,
और कुछ चीज़ें जो है बंद होती अलग से। ठीक है, तो ये चीज़ अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे बटन एक ही जगह बंद हो जा रही है, फाइल अपलोड, इमेज और रेडियो बटन, ये सब बंद हो जा रही है। ऐसे ही अगर HTML एलिमेंट उपयोग करना है तो हम HTML एलिमेंट देखिए क्या उपयोग करना, मान लीजिए हमको टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो टेक्स्ट एरिया बनाना देखिए, ये देखिए टेक्स्ट एरिया और आईडी, यहाँ ASP.NET कुछ नहीं लगा, क्यों? क्योंकि HTML एलिमेंट है। तो ध्यान से देख सकते हैं ये क्लाइंट साइड है और ये सर्वर साइड है, क्योंकि रन कहाँ हो रहा है? सर्वर पर। चलिए, ये बेसिक चीज़ टूल बॉक्स समझ में आ गया, कोड विंडो समझ सोर्स विंडो समझ में आ गई, साथ में आपको डिज़ाइन विंडो समझ में आ गई, स्प्लिट विंडो भी समझ में आ गई, रन कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया, मीनू बार क्या होते हैं, ऑप्शन का कलेक्शन, टूल बार भी समझ गए आप। इसके बाद आपका सर्वर एक्सप्लोरर, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए उपयोग किया जाता है सर्वर एक्सप्लोरर, यानी कि जब हम हमारे एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ जोड़ते हैं तो उसके लिए यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर की ज़रूरत हमको पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाती है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है, चाहे वो वेब फॉर्म है, कोडिंग विंडो हो या अन्य रिसोर्सेज हो, सभी चीज़ें डिस्प्ले होती है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। इसको शो या हाइड कराना तो वो सारी चीज़ें हो जाती है व्यू में, तो यानी कि व्यू में आपको सारी विंडोज़ नज़र आएगी, चाहे वो सर्वर एक्सप्लोरर हो, चाहे वो टूल बॉक्स हो, सॉल्यूशन हो। इसके बाद एक और चीज़ देखिए, यहाँ ये टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, ये लेबल का नाम बदलना था, हम कहाँ जाएंगे? यहाँ प्रॉपर्टीज़ विंडो दिखती है, तो लेबल का नाम बदलना है तो टेक्स्ट में गए और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? नेम। ये देखिए इसका जो है नाम हो गया है नेम। इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डाटा रखना है, बड़ा छोटा करना है, इस लेबल का साइज़ बढ़ाना है, तो हम यहाँ जाएंगे सीधे फ़ॉन्ट में, और फ़ॉन्ट में जाके देखिए इसके साइज़ को हम जो है यहाँ से कर देंगे थोड़ा सा बड़ा, जैसे लार्ज कर दिए, लार्ज के बाद एक्स्ट्रा लार्ज कर दो, तो देखिए ये बड़ा हो गया। ऐसे टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ा सकते हैं, बटन बढ़ा सकते हैं, जो भी चीज़ें। तो प्रॉपर्टी विंडो में आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं, मतलब इसके एट्रीब्यूट देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक दो चीज़ और हो गई, यहाँ रन करने के लिए देख ली हमने, कुछ एरर अगर डिस्प्ले होती है तो एरर लिस्ट में होती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसको कंप्लीट को बोल देते हैं IDE। हम चलते हैं सीधे ASP.NET एप्लीकेशन में, मतलब हमारी जो PPT उसमें। तो ASP.NET का परिचय तो हमने नॉर्मली देखे कि सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए .NET फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक टेक्नोलॉजी है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, और इसका उपयोग डायनेमिक वेब पेज या इंटरेक्टिव वेब पेज या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। ASP.NET .NET फ्रेमवर्क का हिस्सा है जिसमें वेब फॉर्म भी बना सकते हैं, MVC बोले तो मल्टी मॉडल व्यू कंट्रोलर भी बना सकते हैं, चाहे तो आप वेब API बना सकते हैं। ये सारी चीज़ मैंने टेम्पलेट में आपको दिखा दिया हूँ। ASP.NET का पूरा नाम एक्टिव सर्वर पेज .NET है। इसकी कुछ विशेषता है, जैसे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, यानी कि सर्वर पर कोड को प्रोसेस करता है, और हमारे सर्वर का नाम है IIS, ये तो आप समझ गए होंगे, सबसे तेज है, सुरक्षित है। रिच टूल बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे इतने सारे कंट्रोल मिल जाते हैं जिनके बारे में हमने बात की है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधे हम उनका यूज़ कर सकते हैं और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज़ का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज सपोर्ट यहाँ मिल जाता है ASP.NET में, VB.NET, C# आदि भाषाओं का उपयोग करके हम जो है क्या कर सकते हैं? वेब एप्लीकेशन का निर्माण कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट मिलेगा, आगे हम बात करेंगे स्टेट मैनेजमेंट की। स्टेट लेट प्रोटोकॉल है जो हमारा HTTP है, वो तो कोई भी यूज़र के डाटा को मेंटेन नहीं करेगा, और यूज़र के डाटा को सेव करने या इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी स्टेट्स होती है, जैसे व्यू स्टेट हो जाती है यूज़र के डाटा के लिए, सेशन स्टेट हो जाती है, कुकीज़ हो जाती है, ये हमारे क्लाइंट के तरीके से काम करती है ब्राउज़र पर। तो ये जो यूज़र के डाटा उसको स्टोर करने का काम करती है, उसी को बोल देते हैं स्टेट मैनेजमेंट। सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं भाई, सिंपल सी बात है, बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन सिस्टम यहाँ देखने को मिल जाता है, रैपिड डेवलपमेंट यानी फास्ट कोड को बनाकर ये डिज़ाइन कर देता है, मेंटेनेंस भी आसानी से हो जाता है। ऐसे ही इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है भाई, क्लिक करके हम काम करा सकते हैं, अभी मैंने बताया था। मान लीजिए अगर आपको बटन पे कुछ काम कराना है तो आप क्या करोगे? डबल क्लिक करोगे और यहाँ कोडिंग लिख दोगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो फीचर है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि ASP.NET के अंतर्गत गार्बेज कलेक्शन है, जो कि आपको CLR देखने को मिलेगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, वो सारी चीज़ मैनेज करते रहता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ASP.NET के अंतर्गत देखें तो विंडोज़, लिनक्स, मैक तीनों पर ये काम कर सकता है। साथ ही डीबगिंग एंड एरर हैंडलिंग मिल जाती है, तो हमने अभी देखे थे एरर लिस्ट देखने को मिल जाती है, डीबगिंग टूल है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये हो जाते हैं कुछ इसकी विशेषता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं इस प्रकार टेबल बना के, या फिर साइड बाय साइड हेडिंग डालकर भी आप लिख सकते हैं, तो नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो सिंपल एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने ये आपकी जो चीज़ें है वो आपको समझा दिया हूँ। आप पेज डायरेक्टरी क्या होती है, जिसके अंतर्गत लैंग्वेज है, ऑटो इवेंट वायर अप देखने को मिल जाता है, कोड की फाइल मिल जाती है और इनहेरिटेंस वाली फाइल मिल जाती है। इसके साथ ही HTML रूट एलिमेंट,
हेड है, हेड सेक्शन के अंतर्गत मेटा इन्फॉर्मेशन, टाइटल है, जावास्क्रिप्ट है और सीएसएस ये मिल जाती है। बॉडी के अंतर्गत जो डिस्प्ले कराना वो सारी चीज़। तो सबसे पहले फॉर्म एलिमेंट है, रूट एलिमेंट बॉडी के अंदर, जो कि रन एट सर्वर यानी कि सर्वर पर रन होगा। फिर आप एक लेबल लिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, बटन लिए हैं और उसके बाद एक लेबल लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ये तो बनाना मैंने बता दिया है कि भाई एक चीज़ अगर आपको पता चल गई तो आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये रन होगा। इसके लिए कोडिंग फाइल भी हमने लिख दी है भाई। डबल क्लिक करेंगे बटन पे और क्या लिखेंगे, इसको बटन का क्लिक इवेंट आया है तो ये तो ऑटोमेटिक आता है। सिर्फ हमको लिखना क्या है कि लेवल 2 में हमारा जो है वेलकम आना चाहिए, साथ में जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करा है वो हमारा डिस्प्ले हो जाए। कहाँ पे, लेवल 2 में। तो देखिए हमने एक लेबल लिए थे, एक टेक्स्ट बॉक्स लिए जिसमें अरविंद हमने टाइप करे और सबमिट बटन पर क्लिक करे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम अरविंद। तो ये हो जाता हमारा सिंपल एप्लीकेशन जो आपको बताना है एग्जाम्पल के तौर पर। अब नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे डायनेमिक वेब पेज का क्या मतलब है, ये पूछा गया है ASP.NET में से कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो डायनेमिक का मतलब क्या हो जाता है, दो चीज़ हो जाती है, डायनेमिक और एक स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या हो जाता है भाई, सिंपल सी बात है, नॉर्मली अगर देखें तो स्टैटिक का मतलब हो जाता है जो स्थिर रहता है, यानी कि हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सिर्फ उसका जो चेंजेस है वो होता है वेब डेवलपर के माध्यम से। परंतु हम बोल देते हैं डायनेमिक, और डायनेमिक का मतलब हो जाता है ज़रूरत के हिसाब से चेंज होना। तो डायनेमिक में हम देखेंगे तो आपको CMS बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाते हैं ज़्यादातर। तो CMS बोले तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आज की डेट में वर्डप्रेस की साइट में हमको प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे ही हम ASP.NET में भी हम जो है अगर डायनेमिक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हम ASP.NET में बना सकते हैं। तो स्टैटिक वेब पेज HTML के तौर पर बनते थे, जो वेब पेज सिर्फ वेब ब्राउज मतलब एक प्रकार से वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर के द्वारा अपडेट किए जाएंगे, क्लाइंट के द्वारा नहीं। परंतु समय समय पर हम उसको अपडेट करना चाहते तो हम बनाएंगे डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है। डायनेमिक पेज या वेब पेज कहाँ बनते हैं, ASP.NET के अंतर्गत, जो यूज़र मतलब कंटेंट यूज़र की इनपुट, डेटाबेस और समय स्थान इसके हिसाब से, पैरामीटर के हिसाब से आसानी से बदलते रहता है। और ये पेज जो है सर्वर द्वारा हर बार नए डेटा के साथ जनरेट किया जाता है। तो ये कहलाते हैं डायनेमिक वेब पेज। और स्टैटिक का मतलब हमेशा एक जैसे दिखता है, इसको चेंज करना है तो हमको वेब डेवलपर की ज़रूरत पड़ जाती है। डायनेमिक वेब पेज यूज़र इनपुट या बैकग्राउंड जो डेटा है उसके आधार पर ये बदलते रहता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो लॉगिन पेज है, मतलब एक प्रकार से लॉगिन पेज यूज़र के अनुसार रिस्पॉन्स देता है। न्यूज़ वेबसाइट की बात करें तो हर बार नया डेटा यहाँ देखने को मिल जाता है, हर दिन हर घंटे। ई कॉमर्स साइट आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट हमेशा अलग अलग देखने को मिल जाती है। तो ये सब हो जाते हैं डायनेमिक वेब पेज। तो आपको समझ में आ गए होंगे डायनेमिक वेब पेज। आप उदाहरण भी दे सकते हैं, डायग्राम वगैरह बना सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट ASP.NET में डायनेमिक वेब पेज कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी कि बनाया कैसे जाता है। तो सिंपल हम चलते हैं कहाँ पर, ASP.NEट में। और मैंने आपको ये बनाना बताया ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नया वेबसाइट फिर से यहाँ चलना है। न्यू बनाने के बाद आपको प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप क्या करोगे, जो मैंने पूरा सिलेक्शन बताया था आपको वो आपको सेलेक्ट करना है, या प्रीवियस आपने क्या यूज़ करे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सीधे आपको जाना है नेक्स्ट पे। जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ नाम दे दोगे, विंडोज़ एप्लीकेशन 5 हमने दे दिए। लोकेशन वगैरह आप सेलेक्ट करो और क्रिएट बटन पर क्लिक करो। जो पुराना है उसको सेव करना है कि नहीं करना, नहीं करना है, हम तो टेस्टिंग कर रहा है। फिर आ जाती है टेम्पलेट, जैसे खाली टेम्पलेट बनाना, वेब फॉर्म बनाना है या फिर MVC या जो भी चीज़। चलिए वेब फॉर्म बनाकर देखते हैं इस बार और क्रिएट करें। तो वेब फॉर्म जब बनाएंगे तो ऑलरेडी पहले से बनी बनाई बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में आ जाएगी। तो जैसे देखिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज, ऐप से रिलेटेड डाटा, ठीक है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वेब पेज वाली फाइल, आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी, डिफ़ॉल्ट फाइल मिल जाएगी। जब हम डिफ़ॉल्ट फाइल को यहाँ पर रन कराएंगे तो देखिए हम मास्टर पेज भी मिल जाते हैं। तो मास्टर पेज का काम क्या होता है समझ लेते हैं, आगे चल के हमको काम आएगा। मास्टर पेज का मतलब जब भी हमको कोई कॉमन चीज़ें हर पेज में रखना है तो उसके लिए हम मास्टर पेज का उपयोग करते हैं। और जो चीज़ें बदलना है वहाँ पे हम लग देते हैं क्या, कंटेंट प्लेस होल्डर। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक जगह कंटेंट प्लेस होल्डर दिख रहा है और एक और जगह दिख रहा है प्लेस होल्डर। तो कंटेंट प्लेस होल्डर जो दिख रहा है सिर्फ इतना ही भाग चेंज होगा, ऊपर का कोई भी भाग जो है चेंज नहीं होगा हर वेब पेज में, और नीचे का कोई भाग चेंज नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कोई एप्लीकेशन लिखे आते हैं, न्यू ऐड करें, और यहाँ पे न्यू करके हम चलते हैं वेब फॉर्म में, ये देखिए। और वेब फॉर्म हमको यूज़ करना है कैसे वाला, हमको यूज़ करना है वेब फॉर्म
विद मास्टर पेज, यानी कि मास्टर पेज ऑलरेडी है हमारे पास। मास्टर पेज का मतलब जो भी हमको बार बार यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग होती है वो हम वहाँ कर देंगे, और अलग जो वेब पेज हो जाते हैं, क्लाइंट पेज हो जाते हैं, उसमें हमको कोई भी फॉर्मेटिंग ना करना पड़े, सिर्फ जो यूनिक फॉर्मेटिंग है वही हम करेंगे। ऐड करें तो देखिए हमारे पास में मास्टर पेज दो है, एक मोबाइल वाला और एक साइट वाला। तो हम साइट मास्टर पर क्लिक करेंगे। साइट मास्टर की सारी फॉर्मेटिंग कहाँ जाएगी इसमें। अब ध्यान से देखिए, जब हमने पहले वेब पेज ऐड किए थे तो यहाँ बहुत सारी कोडिंग थी। अभी कोडिंग है क्या? नहीं है। और अभी कोडिंग नहीं है, इसका मतलब हमको सिर्फ जो है यहाँ पे, जैसे उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं H1, और H1 लिख के हम लिख देते हैं वेलकम, वेलकम टू SSW एजुकेशन, ये हमने लिख दिए। ठीक है, अब हम इसको जो है नॉर्मली रन कराएंगे, और मास्टर पेज रन नहीं होता, ध्यान रखना। रन कौन सा होता है? क्लाइंट पेज। तो क्लाइंट पेज हम यहाँ पर चलते हैं, व्यू इन ब्राउज़र चलते हैं, और व्यू इन ब्राउज़र चल के हम रन करेंगे। तो देखिए हमारे पास में जो H1 है वो डिस्प्ले होना चाहिए। कौन सा? वेलकम टू SSW एजुकेशन। पर बताइए मुझे ये कहाँ से आ गया और ये कहाँ से आ गया? देखिए ये तो हमने नहीं दिए थे। तो ये सारी चीज़ आई है मास्टर पेज से। तो मास्टर पेज कैसे बनाते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे नया मास्टर पेज बनाना, तो ऐड करें हमने, इसमें ऐड न्यू करें इस प्रकार, और हम चलते हैं कहाँ पे? वेब फॉर्म। वेब फॉर्म में हमको बनाना मास्टर पेज। अगर पहले से मास्टर पेज उसके अंडर में कोई मास्टर पेज बनाना तो ये वाला उपयोग करो, नया मास्टर पेज बनाना तो ये वाला उपयोग करो। ऐसे ही वेब फॉर्म बनाना मास्टर पेज की सहायता से तो इसका उपयोग करो, और खाली वेब पेज बनाना, वेब फॉर्म बनाना तो इसका उपयोग करो। तो चलिए हम मास्टर पेज बना लेते हैं। साइट मास्टर 1 ऑलरेडी, देखिए साइट मास्टर 1 है, साइट 1 मास्टर यहाँ पे नहीं है, तो ये मास्टर पेज आ गया। आपको जो भी चेंजेस करना है इसके बाहर करना है। ये जो दिख रहा है आपको, देखिए एक तो हो जाता है चेंजेस करने के यहाँ, और ये हो जाता है। तो इसके ऊपर आपको चेंजेस करना, जो भी काम करना है, और इसके ऊपर चेंजेस करना है या नीचे चेंजेस करना है, इसके अंदर चेंजेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो है आपकी यानी कि क्लाइंट पेज जो हो जाता है उसमें चेंजेस के लिए ये ऑप्शन हमने देना होता है। तो ऐसे हमने वेब फॉर्म में दिए थे। देखिए ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है मास्टर पेज का है। तो मास्टर पेज का कहाँ पे है? जैसे आप चलोगे साइड 1 में, तो ये देखिए कंटेंट प्लेस होल्डर दिख रहा है, मतलब इसके ऊपर का सारा कंटेंट जो है हर बार हर पेज में रिपीट होगा, जो हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इसी समस्या से बचना चाहते हैं तो हम मास्टर पेज की सहायता लेते हैं। आई होप आपको मास्टर पेज समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, डायनेमिक पेज कैसे बनाते हैं, ASP.NET में हमने एक स्टेप्स देखे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो वेब फॉर्म का निर्माण कैसे करते हैं वो हमने देख लिए। इसमें हमने जो है कोड लिखे, और कोड कैसे डिस्प्ले होता है ये आपको बनाना है एग्जाम में। कोड बिहाइंड की बात करें तो बटन पर क्लिक करेंगे तो एक कोड आता है, कोड विंडो आती है, जैसे बटन 1 का क्लिक इवेंट, तो उसमें कोड कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद डाटाबेस कनेक्शन, तो डाटाबेस कनेक्शन अभी तो है नहीं, परंतु हम एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो आपके पास में डाटाबेस जो है, डाटाबेस के लिए क्या यूज़ किया जाता है? या तो आप SQL उपयोग कर सकते हैं, SQL मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, या फिर आप एक्सेस उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप ओरेकल उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब जो है आपके पास में डाटाबेस सर्विस प्रोवाइड करने वाले एक प्रकार से एप्लीकेशन है। तो हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं SQL और एक्सेस। तो SQL के बारे में देखें तो हम एक कनेक्शन बनाते हैं, जैसे वेरिएबल लेते थे आप, ठीक है, वेरिएबल लेते थे ना कि भाई एक प्रकार से डिम AS इंटीजर या फिर इंट करके आपने A ले लिए। ऐसे ही एक डेटा टाइप है आपका SQL कनेक्शन। क्या है? SQL कनेक्शन। और उसका जो नाम है वो ले लिया हमने CON, और उसको इनिशलाइज करा दी। इनिशलाइज कराने के लिए हम लिख देते हैं न्यू कीवर्ड। ठीक है, न्यू कीवर्ड लिखे, SQL कनेक्शन हमने क्या करा दिए? इनिशलाइज करा दिए, जो कौन नाम से लिए थे। और यहाँ पे हमको देना है कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है एक बार समझ लेते हैं। चलिए हम चलते हैं ASP.NET में, और यहाँ पे हम जो है डाटाबेस ऐड करते हैं। जैसे हम जाएंगे यहाँ देखिए प्लस बटन पे, डाटाबेस ऐड करने के लिए सर्वर एक्सप्लोरर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ जाएंगे प्लस बटन, ये जो कनेक्ट डाटाबेस है इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास में ऐड कनेक्शन की विंडो आ चुकी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो OLEDB वाला है वो ऑलरेडी सेलेक्ट है। तो हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो हम देखिए एक्सेस वाली फाइल लाना है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी वाली फाइल लाना है, या फिर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वाली फाइल लाना है, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर लेके आना है, या ओरेकल लाना है, या फिर अदर लाना है। अदर में आप यहाँ प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमको एक्सेस वाली फाइल लाना था, हम कहाँ चलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और सीधे ओके करेंगे। हम चाहे तो SQL भी ला सकते हैं। अभी हम एक्सेस वाली फाइल ले आते हैं, ओके करें। ओके करें तो यहाँ पे आपको ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करोगे तो ब्राउज़ करने के बाद देखिए आपको जो है ड्राइव है उसमें प्रैक्टिस नाम से या टेस्ट नाम से जो फाइल है वो देखने को मिल जाएगी। ये देखिए जैसे हमने ओपन करे तो ओपन करे, देखिए D test.mdb नाम से
इसका एक्सटेंशन आ गया। और यहाँ अगर पासवर्ड वगैरह डाले हैं तो वो आप डाल दीजिए, नहीं डाले टेस्ट कर लो। टेस्ट करे और सक्सीड हो गया तो देखिए ये सारी स्टेप्स आपको ध्यान रखना है। डेटाबेस सर्वर एक्सप्लोरर में कैसे शो कराते हैं वो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। ग्रिड व्यू में डाटा कैसे शो कराते हैं उसके लिए भी ऑप्शन आएगा। ओके करें तो ओके जैसे करें देखिए हमारे पास में टेस्ट जो .mdb नाम से आ गया और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई तो ये हो जाता। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है test.mdb, इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाओगे देखिए पहला ऑप्शन दिख रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है, जो आपके सामने ये दिख रहा है ना ये वाला भाग, ये डबल कोट के अंदर यहाँ पेस्ट करना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब हो जाता है कनेक्शन अगर चालू हुआ है तो किसके बेस पे चलेगा, कुछ तो डेटाबेस का पाथ होना चाहिए। तो डेटाबेस कहाँ उपलब्ध है, किस प्रकार का है, तो वो डिफाइन करने का काम करती है कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कनेक्शन एक कमांड बना ली हमने ताकि इंसर्ट अपडेट डिलीट की चीज़ें चला सकें। तो यहाँ हमको डिस्प्ले कराना है, सेलेक्ट कमांड चलाए हमने। जब डिस्प्ले कराना सेलेक्ट कमांड चलाते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम जो भी है स्टूडेंट टेबल है जो भी कनेक्शन के साथ चल जाएगा। कनेक्शन ओपन हो जाएगा, फिर रीडर के माध्यम से रीड करेगा। एक डेटा अडाप्टर भी होता है तो आगे इसके बारे में बात करेंगे हम। और इसको हमने CMD के साथ में क्या कर दिए, एग्जीक्यूट रीडर कर दिए। फिर ग्रिड व्यू में हमने इसको शो करा दिए, डेटाबेस हमारा दिख जाएगा। चलिए ग्रिड व्यू की सहायता से भी देख लेते हैं। हम चलते हैं कहाँ पे, हमारा जो क्लाइंट पेज है, ये क्लाइंट पेज में चले और क्लाइंट पेज में चल के हम जो है सीधे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक ग्रिड व्यू ले आते हैं। ग्रिड व्यू लाने के लिए टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना है डेटा वाले सेक्शन में। डेटा वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर ग्रिड व्यू दिखेगा और ग्रिड व्यू दिखेगा, देखिए ग्रिड व्यू आ गया। और इसको डिज़ाइन में जाओगे तो ग्रिड व्यू के अंदर हम जाएंगे सीधे कहाँ, डेटा सोर्स में, न्यू डेटा सोर्स। और यहाँ जाएंगे डेटा, SQL डेटा करना है, एंटिटी या जो भी है, अलग अलग प्रकार के डेटा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलेंगे ओके। ओके चलेंगे तो देखिए यहाँ पे test.mdb और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अच्छा पीछे चल के देखेंगे तो test.mdb की जो डेटा प्रोवाइडर मतलब पाथ है वो दिख रहा है, जिसे हम कनेक्शन स्ट्रिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए आपके सामने ये दिख रहा है। अब देखिए इन सबको किस प्रकार शो कराना वो आप देख सकते हैं। हम चले इसको सीधे ओके कर देते हैं, टेस्ट क्यूरी करते हैं, देखिए दिख गया हमारा और फिनिश कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस दिख गया। अब इसमें जो भी डाटा होगा वो दिख जाएगा। अब डाटा है कि नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम सर्वर एक्सप्लोरर में चले, यहाँ चलते हैं जो डेटाबेस है ये देखिए, इसमें चल के हम ओपन करते हैं। ओपन करके यहाँ पे रिट्राइव डाटा कर लेते हैं। रिट्राइव डाटा हम चाहे तो भर सकते हैं, जैसे मान लो 1101 कर दिए, यहाँ पे हमने रोहित कर दिए और यहाँ पे इसका एड्रेस कर दिए छिंदवाड़ा। एक और भर लेते 1102 और यहाँ पे इसका नाम कर देते, हाँ यहाँ पे इसको जो है एड्रेस हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिए और सीधे चल के हम जो है क्या कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ओपन करके देखेंगे तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड दिख रहा है ऑलरेडी। और हम यहाँ जाएंगे तो हमारे पास में रिकॉर्ड दिखेंगे। राइट क्लिक करो, व्यू इन ब्राउज़र करो और ब्राउज़र पर रन करेंगे तो हमारा जो ब्राउज़र है वो ये चीज़ें दिखा देगा। देख रहे हैं ध्यान से, ये देखिए 2 रिकॉर्ड हमारे पास में थे। डेटा ग्रिड व्यू क्या काम करता है, डेटाबेस से डेटा को लाकर दिखाने का काम करता है टेबल फॉर्मेट में वेब पेज के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कोडिंग आप लिख देना, एक्सेस के आधार पर लिख सकते हैं, SQL के आधार पर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चल जाएंगे। तो ASP.NET डायनेमिक फीचर्स देखें, सर्वर साइड प्रोसेसिंग होती है, डेटाबेस कनेक्टिविटी की फैसिलिटी मिल जाती है, यहाँ पे हमको इनपुट बेस्ड रिस्पॉन्स मिल जाते हैं, सेशन और स्टेट मैनेजमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है, यूज़र के डाटा को स्टोर करने का काम करती है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, हम ब्राउज़र में चलते हैं, ब्राउज़र में जाके अगर देखेंगे तो हमारे पास में देखिए यहाँ पे सेटिंग में चलने के बाद, सेटिंग में चलोगे और सेटिंग में चलने के बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ऑटोफिल डेटा या जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ हमको यहाँ पे मिल जाएगी। हम ऑटोफिल डेटा जो रखते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में आप जाओगे तो मैं हिस्ट्री दिखाता हूँ आपको, हिस्ट्री में सारी चीज़ें सेव रहती है। जैसे यहाँ जाएंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री में जाके हम करेंगे यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा, देखिए क्लियर ब्राउजिंग डेटा। तो यहाँ देखने को मिलेगा देखिए कुकीज़ एंड अदर डाटा। कुकीज़ एक प्रकार का सेशन, मतलब एक प्रकार से स्टेट है, मतलब क्लाइंट साइड स्टेट बोल देते हैं, क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक इसको बोला जाता है। आप चाहे तो कुकीज़ में स्टोर डाटा को हटा सकते हैं। अब कुकीज़ होती क्या है, जब भी हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, मान लीजिए ये वाली, तो इसको पहली बार ओपन होने में टाइम लगेगा।
दूसरी बार ओपन होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से जो रेगुलर डाटा यूज़ होता है, जैसे मास्टर पेज वाला था, वैसे स्टोर हो जाता है हमारे पास में, जिसको हम बोल देते हैं कुकीज़। कुकीज़ एक प्रकार से टेम्परेरी स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है क्लाइंट के ब्राउज़र में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। बटन पर क्लिक करते हैं तब काम होता है, तो ये बेसिक चीज़ हमने पहले भी देख ली है। अब ASP.NET में वेब फॉर्म क्या होता है, IIS ये भी देख लिए। बटन क्या होती है, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, लेबल क्या होता है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट, ये सारे कंट्रोल को समझाइए एक वेब फॉर्म बनाकर। तो नॉर्मल अगर देखें तो ASP.NET एक सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, जिसके अंतर्गत हम डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। ASP.NET में वेब फॉर्म विभिन्न यूज़र कंट्रोल यानी कि यूज़र इंटरफेस कंट्रोल का उपयोग करके हम डेटा को इनपुट और प्रोसेसिंग को सरल बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वेब फॉर्म देखें तो वेब फॉर्म का डायरेक्टली एक्सटेंशन अगर देखें तो ASPX होता है, जिसको हम ऐड करना मैंने बता दिया, इसकी पेज डायरेक्टरी समझा दिया, बाकी चीज़ें भी समझा दिया। एक एग्जाम्पल आपको बनाना है, डेफिनेशन लिखना है और इसका डिस्प्ले भी बनाना है। डिस्प्ले में क्या बनेगा, लेबल बनेगा एक, ठीक है, और लेबल में क्या लिखा रहेगा, वेलकम, ठीक है। चाहे तो आप टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी बना सकते हैं। पर यहाँ देखिए IIS इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, यानी कि जब भी हमारा वेब पेज या वेबसाइट रन होती है ASP.NET के अंतर्गत, तो उसको कोई ना कोई सर्वर चाहिए होता है। तो यहाँ पे HTTP की रिक्वेस्ट को कौन प्रोसेस करता है, IIS, ठीक है, जो वेबसाइट को लोकल या नेटवर्क पर रन करता है। ASP.NET एप्लीकेशन को होस्ट करता है, इन्हें रखने का काम करता है, जिसका नॉर्मली जो एक्सटेंशन मतलब एक प्रकार से URL होता है, लोकल होस्ट। बाकी फिर तो पोर्ट नंबर और URL आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए इस प्रकार की विंडो आपको बना देना है। नेक्स्ट आप देखोगे बटन कंट्रोल, तो ASP बटन आप लिख सकते हैं ID। और बटन कैसी बनती है, तो बटन आपको पता होगा इस प्रकार से बनती है, जिसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे हम कमांड लिख सकते हैं यहाँ पे कोड बिहाइंड मॉड्यूल में। टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या लेना है, यूज़र से इनपुट कराना है तो हमको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, और टेक्स्ट बॉक्स के लिए ASP टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ता है, जैसे टेक्स्ट नेम है, रनेट सर्वर है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम देख सकते हैं लेबल कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो लेबल के अंतर्गत देखें हमको ASP लेबल लेना पड़ता है, बाकी चीज़ें अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, और रनेट सर्वर कराना नहीं भूलना है। चेक बॉक्स के लिए ASP तो लेना ही है, चेक बॉक्स लेना है, बाकी चीज़ें ID वगैरह अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। और चेक बॉक्स चेक है कि नहीं, उसके लिए हम एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए चेक बॉक्स के लिए इस प्रकार से चेक कर दिए तो मैसेज आएगा क्या, यू एग्रीड। रेडियो बटन के लिए देखिए रेडियो बटन मेल फीमेल इस प्रकार का ऑप्शन लेना है तो आप जो है ये काम कर सकते हैं रेडियो बटन के लिए। ऐसे लिस्ट बॉक्स के लिए देखिए एक से अधिक आइटम आपको डिस्प्ले कराना है एक ही बॉक्स में, तो हम लिस्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। तो ASP लिस्ट बॉक्स ले लिए, फिर लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम, यानी 3 चीज़ हमने ले ली है। तो ये देखिए C# जावा पाइथन, यहाँ पे 5 चीज़ ले सकते थे, 10 ले सकते थे या ज़्यादा ले सकते थे। उसके बाद ASP.NET के अंतर्गत सर्वर कंट्रोल और क्लाइंट कंट्रोल क्या होते हैं। तो सर्वर कंट्रोल जो सर्वर पर रन होते हैं, नॉर्मली अगर देखें तो सर्वर कंट्रोल भी HTML एलिमेंट होते हैं जो ASP.NET के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं और रन टाइम पर सर्वर से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ASPX पेज पर ASP नाम से जो लिखे जाते हैं, जैसे अभी हमने लिखे थे ना ASP में, तो उन टैग का उपयोग किया जाता है। इनकी प्रोसेसिंग सर्वर पर होती है। व्यू स्टेट और इवेंट हैंडलिंग का सपोर्ट किया जाता है, यानी कि स्टेट मैनेजमेंट बैक एंड C# और VB.NET से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए ASP उपयोग किया जा रहा सामने मतलब क्या है, सर्वर साइड, और अगर ASP उपयोग नहीं किया जा रहा मतलब क्या है, क्लाइंट साइड। तो इनसे जो आउटपुट बनेगा वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आउटपुट का बिहेवियर क्या है, HTML में बदल जाते हैं और क्लाइंट को भेजे जाते हैं। मतलब यूज़र के ब्राउज़र पर रन होंगे तो HTML में बदलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यूज़र बटन पर क्लिक करता है तो पोस्ट बैक होता है, यानी डेटा सर्वर पर वापस जाता है। क्लाइंट कंट्रोल क्या होते हैं, जो HTML एलिमेंट होते हैं वो क्लाइंट कंट्रोल कहते हैं, यानी ब्राउज़र पर रन होते हैं, सीधे सर्वर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जैसे HTML के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्लाइंट कंट्रोल कहलाएंगे। सर्वर साइड इवेंट को हैंडल नहीं करते हैं, जावास्क्रिप्ट या CSS के माध्यम से ये काम करते हैं, और सर्वर पर इनकी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती। ये इसकी विशेषता है। इसमें आप लिख भी सकते हैं इनपुट टाइप फॉर्म के एलिमेंट बटन है, तो ये कहलाते हैं आपके मतलब क्लाइंट साइड। चलिए इसके बारे में आप डिफरेंस यहाँ पे लिख लेना, ये टेबल बनाकर आपको जो है अच्छा लगेगा, यानी कि एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और आपको भी नंबर भी अच्छे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट यूनिट आपको मिल जाती है थर्ड यूनिट, जिसके अंतर्गत फिर मिल जाता है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो वेब एप्लीकेशन चलाने और मल्टी वेब फॉर्म प्रोजेक्ट बनाने के बारे में बताइए। तो सिंपल सी बात, अभी हमने क्या देखें, वेब एप्लीकेशन चलाने और मल्टी वेब फॉर्म बनाने के लिए हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देखे हैं। भाई सिंपल सी बात, आप अगर चलोगे कहाँ पे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, तो यहाँ पे देखिए एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया, तो ये सब क्या है, ये वेब फॉर्म है।
मल्टी वेब फॉर्म है और यहाँ पे हमने मास्टर पेज ऐड करना भी देखे थे। तो मास्टर पेज ऐड करने की स्टेप्स आपको बताना है। जैसे उदाहरण के लिए हम नया वेब फॉर्म बनाकर देखते हैं, नया प्रोजेक्ट में चलें तो हम यहाँ देखिए ये एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट, और यहाँ नाम दे देते हैं एप्लीकेशन का जो पुरानी चीज़ है। अब यहाँ वेब फॉर्म ना लेकर हम एम्प्टी वेब फॉर्म लेंगे और इसको कर देंगे क्रिएट कर देंगे। तो हमारे पास में कुछ भी नहीं आया है, तो कुछ भी नहीं आया मतलब राइट क्लिक करो, ऐड करो और न्यू आइटम में जाओ और सबसे पहले वेब में जाओ, वेब फॉर्म में जाओ। आपको एक मास्टर पेज तैयार करना है साइट 1 नाम से या साइट नाम से, ऐड कर लो। ये देखिए मास्टर पेज आ गया। मास्टर पेज में आप रिपीटेड वैल्यू लिख सकते हो, मीनू वगैरह तैयार कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए हम चलते कहाँ पे, यहाँ पे ये तो हेडर हो गया, हेडर सेक्शन। यहाँ पे बॉडी में चलते हैं, बॉडी में चलने के बाद ये डिब में चलते हैं और यहाँ हम बना लेते हैं एक मीनू। चलिए मीनू बना लेते हैं, कहाँ, नेविगेशन में जाए और एक मीनू बना लेते हैं। मीनू लाकर ऐसे छोड़ेंगे, सर्वर साइड है तो ASP मीनू आ जाएगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करना है मीनू की, तो आप जाओ कहाँ पे, ऑटो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो। ये देखिए कलरफुल ले लो, अप्लाई कर दो। इसके बाद इनके बीच में आप जो है जो भी काम करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज से सेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, एडिट कर लो या मीनू ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐड करो। और ऐड करने के बाद हम जो है इसका टेक्स्ट दे सकते हैं भाई, होम, होम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ऐड करो यहाँ से, फिर और होम के बाद हम दे सकते हैं क्या, स्टूडेंट कॉर्नर, या पहले हम दे देते हैं अबाउट, ये दे दिए अबाउट। उसके बाद हम जो है एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ दे दिए हमने स्टूडेंट, यहाँ दे देते हैं हम क्या, कॉन्टैक्ट अस। ये हमारे 4 मीनू बन चुके हैं। ये हमारे मीनू आइटम एडिट कर ली हमने। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हम सेट कर सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट तो हमने देख लिए, कन्वर्ट डायनेमिक या जो भी चीज़ हमको करना है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, इसकी प्रॉपर्टी में। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें, बैक कलर है, बॉर्डर कैसे रखना है, बॉर्डर स्टाइल कैसे रखना है, क्लाइंट मोड कैसे रखना है, CSS की क्लास यूज़ करना है, डायनेमिक क्लास है जैसे भी। उसके बाद देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ मिलेगी, जैसे फ़ॉन्ट है तो फ़ॉन्ट हम जो है यहाँ पे इसके बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसके फ़ॉन्ट बदलना है, फ़ॉन्ट कलर बदलना है, इसका साइज़ बदलना है, तो साइज़ हम नॉर्मली यहाँ ले लेते हैं मीडियम। तो मीडियम लिए देखिए थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद स्ट्राइक फॉर कलर लेना है तो फॉर कलर हम ले सकते हैं। उदाहरण के लिए हम फॉर कलर ब्लू लेना चाहते हैं, ठीक है, ब्लू कलर ले लिए। और ब्लू कलर लेने के बाद हम जो है इनेबल करना है, डिसेबल करना है, हाइट, आइटम की हाइट क्या लेना है। देखिए आइटम के कलेक्शन है, ये देखिए ओरिएंटेशन कैसा रखना है, वर्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, मतलब ये वाले मीनू बना सकते हैं। उसके बाद इनके बीच में मार्जिन वगैरह कितनी रखना है, स्क्रॉल डाउन, ये देखिए सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो जाता है आपका मीनू से रिलेटेड। चलिए ये तो हो गया आपका क्या, एक प्रकार से मीनू बना लिए। मीनू के बाद हम एक बैनर ऐड कर सकते हैं। बैनर ऐड करने के लिए फिर से सोर्स विंडो में जाओ, मीनू हमने बना लिए। मीनू के जस्ट ऊपर हम एक बैनर लेना चाहते हैं, डिब में जाए, ये देखिए, और यहाँ एक इमेज लेके आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक हमने इमेज लाए और इसमें हम इमेज लाना चाहते हैं, तो हम फिर से चले डिज़ाइन में और इसमें क्लिक करके हम यहाँ इमेज ले आते हैं। इमेज के लिए एक बैनर होना चाहिए हमारे पास में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैनर लेके कोई भी एक इमेज लेकर जाते हैं। इमेज URL में जाएंगे, ये 3 बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ इमेज होना चाहिए, तो इमेज इतने एक्सटेंशन ले सकते हैं। चलिए पहले इमेज को हम जो है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ला के पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास में देखिए यहाँ पे जो है डाउनलोड के अंदर जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये इमेज दिख रही है और इस इमेज को हम थोड़ा सा पार्ट इस प्रकार क्रॉप कर लेते हैं। जैसे ये जो है हमारा बैनर आ जाना चाहिए इतना, ठीक है। और ये जो बैनर है हमको बनाना है, फोटोशॉप से बना लेते हैं। DTP के अंतर्गत पढ़े होंगे आपने, आपको एडोब फोटोशॉप भी बनना चाहिए वेब डेवलपमेंट के लिए, और वीडियो एडिटिंग के लिए भी आपको फोटोशॉप बनना चाहिए। तो यहाँ हम जो है न्यू बटन पर क्लिक करते हैं, ये देखिए कंट्रोल एन में हम जो है क्या करते हैं, जो क्लिप बोर्ड में है उसी साइज़ का बन जाए। तो ये हमने पेस्ट करे और यहाँ हम लिख देते हैं क्या, हम लिख देते हैं SSW, या फिर पूरा लिख दो, ये देखिए सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। देखिए हमने ये ले लिए। उसके बाद इसका कलर चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, ये देखिए वाइट कर दिए। और वाइट करने के बाद इसकी जो स्टाइल वगैरह है, आउटलाइन हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ से 2 है, देखिए थोड़ा और ठीक ठाक दिखे। ये हो गया हमारे पास में बैनर बन गया। बैनर जो है हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसका यूज़
चलिए ये तो हो गया और इसको सेव करो। सेव करने के लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जेपीजी करेंगे या पीएनजी, जो भी आपकी मर्जी, यहाँ डॉक्यूमेंट डाउनलोड में जाएंगे और इसको एसएसडब्ल्यू बैनर के नाम से हम जो है सेव कर देते हैं। ये देखिए, और क्वालिटी हम 8 रख देते हैं। अब यहाँ चलते हैं हम डाउनलोड में और यहाँ देखिए सबसे पहले अगर देखोगे तो ग्रुप बाय में जाकर डेट वाइज कर दो और यहाँ से इस बैनर को कॉपी करो और हम चलते वेब एप्लीकेशन में और यहाँ लाकर हम जो है क्या कर देते, राइट क्लिक करो और यहाँ देखिए पेस्ट का ऑप्शन है। पेस्ट जैसे ही करें तो देखिए एसएसडब्ल्यू बैनर आ गया। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, इमेज में, और इमेज में चलने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इमेज यूआरएल में जाएंगे और हमारे पास में एसएसडब्ल्यू बैनर है, ओके कर देंगे। बैनर आ चुका है। देखिए इसके फ़ॉन्ट बढ़ाना तो बढ़ा दो। चलिए फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं। जो हमारा मीनू है उसके मीनू के फ़ॉन्ट हम थोड़े और बड़े कर देते हैं। यहाँ चलते हैं फ़ॉन्ट में, फ़ॉन्ट साइज़ में चलते हैं, मीडियम की जगह हम कर दो एक्स्ट्रा लार्ज। ये देखिए, और इसका जो अलाइनमेंट है वो हम सेंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट भी दिया होगा, अगर नहीं दिया तो आप देख लेना, उसकी क्लास के हिसाब से यानी कि सीएसएस के हिसाब से ये बन जाता है। चलिए इतना ही रहने दें। अब हम जो है इसके अंतर्गत क्लाइंट पेज बनाते हैं। क्लाइंट पेज बोले तो यहाँ पे हमने मास्टर पेज बना लिए। अब क्लाइंट पेज बनाना है तो क्लाइंट पेज के लिए क्या करें, फिर से जाएं प्रोजेक्ट में या फिर ऐड न्यू आइटम और यहाँ जाकर हम जो है क्या कर देते हैं, ऐड कंटेंट पेज। देखिए सेपरेट ऑप्शन आ रहा है ऐड कंटेंट पेज, इसका मतलब इस मास्टर पेज के अंतर्गत कंटेंट पेज बनाना है। जैसे हमने क्लिक करे तो देखिए कंटेंट पेज बन गया और इसमें हम जो है जो भी काम करना है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास में क्या आ गया है, यहाँ हम चलते हैं और यहाँ लिख देते हैं H1 लिख देते हैं और H1 में हम चलते हैं वेलकम टू एसएसडब्ल्यू एजुकेशन। ठीक है, इतना लिख देते हैं और सीधे इसको रन कराते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम जो है मल्टी वेब फॉर्म भी बना सकते हैं। यहाँ सीधे इसको रन कराते हैं। रन कराओगे तो ध्यान से देखिए इसके अंतर्गत हमको जो है ये देखिए मीनू दिख रहा है। मीनू के अंतर्गत हमने अभी लिंक नहीं दिए हैं और यहाँ देखिए जो बैनर है ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसकी हाइट विड्थ हमको सेट करना पड़ेगा रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हमने नहीं लिए थे कंटेंट पेज में, ये भी नहीं लिए थे, हमने सिर्फ क्या लिए थे ये वाला। अगर चाहे तो हम जो है इसमें एक और पेज ऐड करके ये सारी चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है मास्टर पेज और क्लाइंट पेज। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सारी स्टेप्स आपसे बनना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में लिखने में हेल्प हो सके। तो ASP.NET में वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको रन कैसे करते हैं, तो इस बटन पर क्लिक करके करा सकते हैं, डीबग में जाकर करा सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके करा सकते हैं या फिर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाकर उस वेब पेज पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू इन ब्राउज़र। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, इन तरीक़ों को आप लिख सकते हैं। विजुअल स्टूडियो की आईडी हमने देख लिए कैसे है, ASP.NET का फ्रेमवर्क हमने देख लिया, वेब ब्राउज़र क्या होता है, सारी चीज़ें हमने समझ लिए। फिर ओपन करना है, जैसे जैसे स्टेप्स दी हुई उसको लिखना है और साथ में डायग्राम बनाना है। यानी डायलॉग बॉक्स जो भी आते हैं वो आपको बनाते चलना है। डायलॉग बॉक्स बनाने में फ़ायदा ये है कि नंबर भी अच्छे मिलते हैं और डायलॉग बॉक्स बनाने में थ्योरी कम लिखना पड़ता है, ठीक है, और आपके आंसर भी थोड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद मल्टी वेब फॉर्म प्रोजेक्ट, मतलब आप लॉगिन फॉर्म बना सकते हो, डैशबोर्ड है, कॉन्टैक्ट अस है, तो ये सारी चीज़ें आप रेडीमेड बना सकते हो और एक मास्टर पेज के थ्रू इनको मैनेज कर सकते हो। चलिए आपका हो गया नेविगेशन। वेब फॉर्म के बीच में नेविगेशन बोले तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना है, उसके हिसाब से ये काम कर सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे लॉगिन करें तो लॉगिन करने के बाद ये सारी कोडिंग रन होगी यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है ASP.NET में क्लाइंट साइड और सर्वर साइड जो वैलिडेशन है उसका उपयोग हम देख सकते हैं यहाँ पे। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशन का मतलब हो जाता है, सिंपल सी बात है, जब हम वेब फॉर्म में कोई डाटा एंटर करते हैं तो वो डाटा सही है, वैलिड है या नहीं है। जैसे नेम में अगर कोई नेम में कोई 1 2 3 इनपुट कराता तो वो क्या है, वैलिड नहीं है। तो इन्हीं चीज़ को वैलिड करने का या चेक करने का काम हो जाता है वैलिडेशन कंट्रोल का। तो इसमें बहुत सारे वैलिडेशन होते हैं, जैसे क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो जाते हैं, कुछ सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड मतलब जो ब्राउज़र पर काम करते हैं बिना सर्वर की रिक्वेस्ट के, काफ़ी तेज़ होते हैं, फास्ट परफॉर्मेंस होती है। सर्वर पर लोड काम होता है, जावास्क्रिप्ट या ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग वैलिडेटर होते हैं। जैसे रिक्वायर फील्ड की बात करें तो ASP के अंतर्गत है, मतलब सर्वर साइड है। आईडी हमने ले लिए और रन एट सर्वर करा दिए। टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, किस पर वैलिडेशन लगाना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 पर। और जब टेक्स्ट बॉक्स खाली छोड़ा जाए तो एरर मैसेज क्या आना चाहिए, नेम इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ेंगे तो नेम इज़ रिक्वायर्ड नाम से एक मैसेज आना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी आप वेब फॉर्म भरते कोई तो स्टार लगा आता है, स्टार लगे का मतलब वहाँ रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर है। अगर खाली छोड़ोगे तो वो एरर देगा, फॉर्म को सबमिट नहीं होने देगा, रेड कलर से डिस्प्ले कराएगा। तो ये कहलाता है रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर।
सर्वर साइड वैलिडेशन का मतलब सबमिट होने के बाद डेटा सर्वर पर पहुंचता फिर चेक किया जाता है। काफ़ी सिक्योर है, जावास्क्रिप्ट के साथ भी काम करता है, नहीं बिना जावास्क्रिप्ट के भी काम करता है ये। सर्वर कोड में कस्टम लॉजिक लिखा जाता है, जैसे इफ़ यदि टेक्स्ट बॉक्स बराबर खाली है तो नेम इज़ रिक्वायर्ड बोलेगा। ये कोडिंग के माध्यम से कार्य है हमने, तो ये कहलाता है आपका सर्वर साइड। तो यहाँ कुछ वैलिडेटर कंट्रोल हो जाते हैं, वो हम देखेंगे आगे चल के। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में क्या अंतर है, दोनों के बीच में अंतर आप पढ़ लेना ताकि एग्ज़ाम में आप इसको लिख सकें। इसी को डिटेल व्यू में लिख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में नहीं याद आ रहा तो टेबल याद करने से आपको काफ़ी काम हो जाएगा। कुछ वैलिडेशन कंट्रोल है इसके अंतर्गत, जैसे रिक्वायर फील्ड है, कंपैरिजन है, ठीक है। उसके अलावा रेंज वैलिडेटर, इनको समझाइए। तो वैलिडेटर तो समझ गए आप क्या हो जाता है, फॉर्म में सबमिट किए गए डाटा को वैलिड या इनवैलिड चेक करता है। वैलिडेशन कंट्रोल के अंतर्गत रिक्वायर फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है इसका अगर उपयोग करें। किस कंट्रोल पर उपयोग किया जाना वो भी आपको देखना पड़ता है। कंपेयर मतलब दो इनपुट को आपस में सेलेक्ट करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ चलते हैं वेब फॉर्म में और यहाँ चल के हम क्या ले लेते हैं, चलिए डेटा के बाद जाकर हम जो है लॉगिन लेते हैं और यहाँ चेंज पासवर्ड या क्रिएट पासवर्ड ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे चले तो ध्यान से देखिए, पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड को क्या करेगा, ये वैलिडेट कराएगा। स्टार लगा हुआ है तो जब दोनों को आपस में मैच कराएगा तो मतलब क्या है, वो है आपका कंपेयर वैलिडेटर। और रेंज का मतलब आप समझ जाइए कि इसमें मिनिमम रेंज भी चेक करेगा कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो कस्टम वैलिडेटर के माध्यम से और रेंज वैलिडेटर में हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी वगैरह देना है, एज वगैरह देना, तो भी आप रेंज वैलिडेटर उपयोग कर सकते हैं। उपयोग कैसे करना है, तो भाई सिंपल सी बात है, इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स होता है। उदाहरण के लिए चलें हम यहाँ कोडिंग में चलते हैं। कोडिंग में चल के हम जो है यहाँ पासवर्ड वाला ले लिए और यहाँ चल के हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या ले लिए, यहाँ पे चलते हैं और स्टैंडर्ड में और यहाँ चल के हम जो है एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। एक मिनट, ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हमने, कहाँ, ये वाला। उसके बाद हम इसी के नीचे ले लेते हैं एक क्या, वैलिडेटर। जैसे वैलिडेटर में गए और यहाँ देखिए कोई भी एक वैलिडेटर लगाना बताता हूँ, रिक्वायर वाला लिए और यहाँ इसमें हम गए और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाना है, एरर मैसेज क्या आएगा भाई, नेम इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि नेम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद इसके फ़ॉन्ट क्या लेना है, फ़ॉन्ट कलर क्या लेना है, तो फ़ॉन्ट कलर आप इसके रेड ले लो। ये सिंपल सी बात है, रेड मतलब थोड़ा डार्क दिखाना चाहिए कि भाई ये खतरा है, ठीक है। चाहे तो आप बड़ा छोटा इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर दिया। चलिए ये उसके बाद हम जो है इसमें और सेटिंग क्या कर लेते हैं कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स में ही काम करना चाहिए, तो इस रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर को सिलेक्ट करें। यहाँ कंट्रोल टू वैलिडेट में गए, इसको गए और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 1 को सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए जब हम इसको रन कराएंगे, देखिए ये रन हो चुका है क्या, हमारा इस प्रकार से। ये देखिए हमारा जो वेब फॉर्म हमने लिए वो भी यहाँ पे है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ पे हम जो है इसकी कोडिंग में जाते हैं और जो हमने लिए हैं यहाँ पे क्या, हमारा जो चेंज पासवर्ड वाला है, चेंज पासवर्ड वाला जो चीज़ है हम इसको हटा देते हैं। अब रन करा के देखिए, ये देखिए रन हो गया। अब हम यहाँ बिना लिखे एंटर करते हैं तो देखिए ये एरर आ रही है। मतलब एक प्रकार से वैलिडेटर बटन बनाकर अगर क्लिक करेंगे तो नेम इज़ रिक्वायर्ड की एरर आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स में लगा है। उसके बाद कंपेयर में हम पासवर्ड में लगा सकते हैं। दो टेक्स्ट बॉक्स को आपस में क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है। तो देखिए कंपेयर वैलिडेटर के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स 1 कंट्रोल टू वैलिडेट और कंट्रोल टू कंपेयर में टेक्स्ट बॉक्स 2, दोनों को आपस में और पासवर्ड मिसमैच वाली जो एरर है वह दे सकते हैं। इस प्रकार का एरर आएगी। और इसमें कैसी आएगी, एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें नेम इज़ रिक्वायर्ड बोलेगा, जैसे यहाँ हमने देखे थे ना, ये देखिए नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो ये विंडो आप बनाते चलना, बिना मतलब जो आउटपुट है वो बनाए, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे जांचना है कि एज कितनी है, तो एज नॉर्मली हम जांच रहे हैं कितनी, कि भाई आयु जो है क्या होनी चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या लगा दिए, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे हमने जो है रेंज वैलिडेटर लगा दिए। यहाँ देखिए रेंज वैलिडेटर के अंतर्गत भी हम जो है देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 60 होनी चाहिए। इसके अलावा वैलिडेशन कंट्रोल के फ़ायदे आप पढ़ लेना। रिक्वायर, कंपेयर और रेंज के लिए कंप्लीट रूप से यहाँ पे चीज़ें दी हुई है और ये आउटपुट दिया है, तो ये इनको आप बना लेना। जैसे पहला हो गया रिक्वायर फील्ड, यहाँ हो गया कंपेयर, यहाँ हो गया रेंज और उसके बाद बटन पर सबमिट करेंगे ये काम करके। तो अगर खाली छोड़े या इसकी कंडीशन को फॉलो नहीं करे हैं, कंपेयर वैलिडेटर या जो भी वैलिडेटर, तो यहाँ पे एरर मैसेज आएगी। एक वैलिडेशन समरी भी होती है जो कंप्लीट डिटेल दिखाती है। कुछ और बेसिक चीज़ है कंट्रोल के अंतर्गत,
आपको कैलेंडर कंट्रोल मिलेगा, ऐड रोटेटर मिलेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो सब चीज़ें जो है आप जैसे कैलेंडर कंट्रोल के लिए देखिए एएसपी कैलेंडर कंट्रोल, इस प्रकार का कैलेंडर दिख जाएगा। बाकी डिटेल ऊपर वाली और नीचे वाली आपको लिख देना है वेब पेज के स्ट्रक्चर की। फिर उसके बाद कोड बिहाइंड में देखिए स्ट्रिंग सेलेक्ट डेट, स्ट्रिंग टाइप का है, हमने सेलेक्ट डेट एक वेरिएबल लिए जिसमें जो भी डेट है वो सेलेक्ट हो गई और लेबल में इसको डिस्प्ले करा दिया गया है। ये कोड बिहाइंड में कैलेंडर के सिलेक्शन चेंज वाले इवेंट में हमने काम करे हैं। ऐड रोटेटर की बात करें तो बैनर ऐड दिखाने के लिए इसका काम किया जाता है भाई ASP.NET में। ऐड रोटेटर जितने भी बैनर है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 2 3, जैसे उदाहरण के लिए हमें यहाँ पे इसको शो कराना, इसको शो, तो बदल बदल के तीनों शो कराना है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं ऐड रोटेटर और इसका उपयोग करते हैं हम XML फाइल से। XML फाइल क्या होती है चलिए देख लेते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पर, ऐड जाएंगे, यहाँ पे ऐड पर न्यू आइटम में जाके हम देखेंगे, यहाँ पे दिखेगा डेटा, डेटा के अंतर्गत दिखेगा XML, तो XML में क्लिक करेंगे, नाम दे सकते हैं और ऐड। अब जो काम हम लिखना है यहाँ पे वो काम हम यहाँ कर सकते हैं एक एक करके। जैसे ये देखिए सारी चीज़ें हम एडवर्टाइजमेंट नाम से हमने क्या बना दिया अपना खुद का टैग, और एडवर्टाइजमेंट का इमेज URL ले लिया हमने, इमेज ऑफ, इमेज ऑन, इमेज RGB। तो ये हो जाता हमारा क्या, एक प्रकार से ये काम हमने करे। और उसके बाद हम जो है जब हम ऐड रोटेटर लेते हैं तो ये तो हमारी यहाँ कोडिंग हो गई। और ऐड रोटेटर हम ले रहे हैं, जैसे मान लो वेब फॉर्म में चले, तो वेब फॉर्म में चल के हम ले लेते हैं यहाँ पे ऐड रोटेटर। ऐड रोटेटर कहाँ मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे ऐड रोटेटर पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ लाएंगे और यहाँ लाकर हम जो है इसमें क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे ऐड रोटेटर को, और प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने जो है ऐड फाइल को यहाँ पे क्लिक करना है। मतलब जो हमने XML फाइल ली है ना वो हमारी यहाँ सेलेक्ट होनी चाहिए। जैसे यहाँ चलेंगे तो आपको एक URL दिखेगा ऐड फाइल का। चलिए यहाँ पे जो है डेटा फॉर कलर हाइट इमेज URL, ठीक है, ये दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए हाइट बिट वगैरह सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप सारा चीज़ें मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद आपका जो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट फाइल, ऐड फाइल, ये जो XML फाइल है इसको ऐड कर दीजिए और आपका ऐड रोटेटर यहाँ पर रन होने लगेगा। इस प्रकार का आउटपुट आएगा, सिंगल एक क्लिक होगा, फिर ये क्लिक ऑटोमेटिक कितनी कितनी देर में करना है, ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कंट्रोल की ज़रूरत तो अब है नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, फिर भी हमको पढ़ना है तो हमको भाई सिंपल सी बात है iFrame SRC, इस प्रकार से हम ले सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये तीनों चीज़ों को आप कंपेयर करके यहाँ बता सकते हैं। चलिए यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत अब मिल जाता है आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी कि ASP.NET में डेटाबेस कनेक्टिविटी को समझाना है। तो इसमें मुख्य रूप से यूज़ हो जाता है ADO.NET। क्या यूज़ हो जाता है, ADO.NET। तो ADO.NET मतलब एक्टिव एक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट .NET के अंतर्गत। जैसे BB.NET या ASP.NEट हमको वेब एप्लीकेशन या विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने की फैसिलिटी देती है, उसी वेब एप्लीकेशन या विंडोज़ के अंतर्गत हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो ADO.NET एक ब्रिज का काम करता है, यानी पुल का काम करता है। तो ASP.NEट में कनेक्शन बनाने, डेटा को एक्सेस करने, डेटा अडाप्टर, डेटा सेट, इसका उपयोग करना बताइए। सबसे पहले ADO.NEट समझते हैं। तो डेटाबेस से अगर कनेक्ट करना है, यानी कि ASP.NET के डेटा को डेटाबेस में अगर सेव करना है तो बीच में मतलब हमको डेटाबेस की सर्विस लेना होता है, तो जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है वो होता है ADO.NET। ठीक है, तो ADO.NEट एक मीडिएटर है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखेंगे तो नॉर्मल ये ADO.NEट का स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, डेटाबेस से हमको डेटा की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है, डेटाबेस SQL सर्वर हो सकता है, MS एक्सेस हो सकता है, ओरेकल हो सकता है। इसकी सर्विस को लेगा डेटा अडाप्टर, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ मिल जाती है, सबसे पहले डेटा प्रोवाइडर हो जाता है जिसके अंतर्गत कनेक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी देखे कनेक्शन बनाना। कमांड हो जाती है इंसर्ट अपडेट डिलीट, डेटा रीडर डेटा को रीड करा के हमको ग्रिड व्यू में शो कराता है। डेटा अडाप्टर पूरे के पूरे डेटा को अडाप्ट करके रखता है और उसके अकॉर्डिंग कमांड चलाएगा, जो भी चीज़ें, मतलब इसमें डेटा सेट भी होता है जो डेटा को दिखाता है डेटा व्यू में, XML आउटपुट भी यहाँ दिखाता है। तो ये सारी चीज़ हमको मिल जाती है ADO.NET में। तो कनेक्शन कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात अभी देखे थे हमने भाई, सिंपल सी बात है, आपको कनेक्शन बनाना है तो आपको एक नया वेब पेज ऐड करना। उदाहरण के लिए हम प्रोजेक्ट में चले, ऐड, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे चले हम वेब में, वेब फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वेब फॉर्म मास्टर पेज के थ्रू करना है, ऐड करें, ये देखिए मास्टर पेज हमारा ये है, ओके करें। ओके करने के बाद हम चलें इसके अंदर और यहाँ पे हमको एक बटन लेना है, बटन पर
जो है डिज़ाइन में जाकर डबल क्लिक करना है और ये देखिए कोडिंग विंडो आ गई। कोडिंग विंडो यहाँ पे आपको यूजिंग इंपोर्ट सिस्टम डॉट डाटा डॉट जो भी है आपको सारी चीज़ें करना है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन आप नॉर्मल भी बना सकते हैं, जो स्ट्रिंग है, मतलब यहाँ पे आप करोगे क्या, एसक्यूएल कनेक्शन यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, जो कौन हमने शुरू में देखे थे, तो वो उस प्रकार से आप कोडिंग लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम बना लेना कि भाई कनेक्शन डेटा स्टोर है उससे कनेक्शन बनाएंगे तब ये सारे काम हो जाते हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, स्ट्रिंग, ये कनेक्शन स्ट्रिंग ले लिए और ये कनेक्शन स्ट्रिंग के अंतर्गत हमको लोकल होस्ट की डिटेल रहती है, डेटाबेस से रिलेटेड और डेटाबेस की सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें रहती है। तो यहाँ देखिए यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा हमको देखने मिल जाता है, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल का लेना है, आपको ओएलईडी भी लेना है तो उसके हिसाब से ले लीजिए। एक फंक्शन बनाइए पब्लिक वॉइड गेट डेटा, जिसके अंतर्गत कनेक्शन स्ट्रिंग ले लिए। फिर हमको क्यूरी लिखना है, स्ट्रिंग क्यूरी, और ये सेलेक्ट वाला, यानी कि डेटाबेस से डेटा को लाना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का टेबल या स्टूडेंट नाम का टेबल हो सकता है। फिर उसके बाद यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन कौन और न्यू, इसको इनिशियलाइज करना है न्यू कीवर्ड के माध्यम से, और जो कनेक्शन स्ट्रिंग लिए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट करना है ताकि ये कनेक्शन चल पाए। फिर उसके बाद डेटा अडाप्टर लिए डीए नाम से, जो क्या करता है, ये डेटा को अडाप्ट करके अपने में रख लेगा डीए में और डेटा सेट के साथ में मर्ज करेगा तो ये दिखा देगा डेटा सेट डीएस, ये न्यू डेटा सेट लिए और इसके साथ में डीए को फिल कर दिए, फिल मेथड है तो ये इसके साथ में फिल कर दिए तो रन टाइम पे डेटा सेट में फिल हो गया। और उसके बाद यहाँ देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन या फिर ग्रिड व्यू के माध्यम से हम एक एक करके डेटा को दिखा सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा एक प्रकार से क्या, ASP.NET पे डेटा अडाप्टर और डेटा सेट के साथ डेटा को एक्सेस करना। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा अडाप्टर के बारे में आप एक बार और पढ़ लेना, जो मैंने समझा वही चीज़ें लिखी हुई है। कमांड, कमांड क्या होती है भाई, सिंपल सी बात है, जब भी हमको रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, रिकॉर्ड अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, सिलेक्ट करना, तो हम डेटाबेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं, कमांड के थ्रू। और डेटा रीडर का उपयोग क्यों करते हैं, डेटा रीडर फॉरवर्ड ओनली है, रीड ओनली, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, इसलिए हम डेटा अडाप्टर उपयोग करते हैं। डेटा रीडर का उपयोग सिर्फ पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, रीड ओनली है। कमांड और डेटा रीडर के साथ प्रोसेसिंग के स्टेप्स देखें तो वही चीज़ फिर से, स्ट्रिंग यानी कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए, कमांड चलाए हमने, कमांड में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चला लिए, फिर ओपन करें कनेक्शन को, उसके बाद एसक्यूएल डेटा रीडर यहाँ पे देखने मिल जाता है, एग्जीक्यूट करें हमने, और ये वाइल चलाए हमने कब तक, जब तक की रिकॉर्ड है तब तक वो शो कराते रहे, अन्यथा बंद कर दे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन देखने को मिल जा रहा है, जिसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे ये कोडिंग विंडो में मतलब एक प्रकार से कंसोल विंडो में शो कराएगा। इसी के थ्रू हम जो है डेटा ग्रिड व्यू में प्रिंट करा सकते थे ये काम। और उसके बाद रीडर को क्लोज कर दो और कनेक्शन को क्लोज कर दो। पूरा का पूरा कोड देखना तो जो हमने समझे वो सारा कोड यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे ASP.NET में डेटा बाइंडिंग कंट्रोल के बारे में समझाइए। तो डेटा का बाइंडिंग कंट्रोल मतलब डेटा ग्रिड व्यू, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिसके अंतर्गत डेटा सेट, डेटा टेबल कलेक्शन के माध्यम से जो भी डेटा होता है वो डिस्प्ले कराने का काम करते हैं। चाहे तो हम ASP.NET में जो डेटा ग्रिड व्यू हो उसके थ्रू एडिट, डिलीट और पेजिनेशन ये सारे ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए डेटा ग्रिड व्यू के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इसको मैं हटाऊँ और यहाँ चल के हम व्यू डिज़ाइनर में चले और यहाँ जो है हम सोर्स में चलते हैं और इसके नीचे इसको हटाओ और यहाँ ले लेते हैं एक डेटा ग्रिड व्यू। ये देखिए डेटा ग्रिड व्यू यहाँ पे ले ली हमने, जिसको ग्रिड व्यू नाम से जाना जाता है। डिज़ाइन में चले तो डिज़ाइन में चल के हम इसके फ़ॉन्ट वगैरह जो है बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ डेटा सोर्स आईडी सारी चीज़ें हमको दिख रही है, तो हम जो है बॉर्डर कलर, फ़ॉन्ट कलर ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिल जाएगी। चलिए इसको जो है हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ चलते हैं हम क्या, और यहाँ चल के हम जो है ऑटो फॉर्मेट कर लेते हैं। वही किस प्रकार का चाहिए, जैसे इस प्रकार का चाहिए, ब्राउन या ब्लू चाहिए, ये देखिए ये ले लेते ये वाला, ठीक है, ये ठीक रहेगा। अप्लाई ओके करें और यहाँ चल के हम जो है एडिट कॉलम कर लेते हैं या फिर एडिट टेम्पलेट या जो भी चीज़ है। जैसे एडिट कॉलम में चले तो बटन फील्ड लेना है या जो भी लेना है, जैसे बटन फील्ड लेना है ऐड करें तो यहाँ पे बटन फील्ड ले सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए बटन फील्ड के अलावा हम कमांड बटन ले सकते हैं। कमांड में हम देखिए एडिट, अपडेट, कैंसिल ले सकते हैं। जैसे ऐड करें तो ऐड करें तो हमारे पास में जो भी चीज़ है वो चेंजेस के लिए मिल जाती है और यहाँ देखिए एडिट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसके अलावा हम और काम करना, जैसे एडिट कॉलम में गए और यहाँ कमांड बटन के थ्रू हम जो है डिलीट भी ले सकते हैं। जैसे मान लो डिलीट,
तो डिलीट के अंतर्गत हम ऐसे लेंगे और डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ आ जाएगा। तो सारी चीज़ हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद डेटा सोर्स लेना है तो सिंपल सी बात, यहाँ गए सेलेक्ट डेटा सोर्स में गए, न्यू डेटा सोर्स, आपको डेटाबेस में जाना है। यहाँ देखिए न्यू कनेक्शन बनाना है तो आप बना सकते हैं, न्यू कनेक्शन में जाओ। ये देखिए किस प्रकार का बनाना है, एक्सेस का बनाना है, एसक्यूएल का बनाना, वो आप अपने हिसाब से ले लो। और उसके बाद आप जो है डेटाबेस फाइल को सेलेक्ट करो। जैसे मान लीजिए मुझे प्रैक्टिस वाला लेना है, टेस्ट कनेक्शन करे, कनेक्शन सक्सीड, ओके, नेक्स्ट करे, फिर नेक्स्ट करे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यूज़र नेम पासवर्ड वाले 2 बॉक्स यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट कर लो। ये देखिए चीज़ें आ गई हमारे पास, फिनिश, और हमारे पास में डेटा दिख जाएगा यूज़र नेम पासवर्ड का। और वो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, एडिट कॉलम या रेफरेंस स्कीमा, जो भी चीज़ है। तो ये हो जाता है हमारा डेटा बाइंडिंग कंट्रोल। एक कॉम्बो बॉक्स है, उसमें भी हम ये काम कर सकते हैं। तो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के बारे में समझाना है, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने एग्जांपल बताया है इसमें बताना है, ठीक है। इसी में हम जो है रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। डेटा ग्रिड व्यू का उपयोग कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, ठीक है। इसका सारा जो एग्जांपल है ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे हम ये कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं, कोडिंग के थ्रू डाटा को शो या हाइड कर रहे हैं फंक्शन बनाकर, जिसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको लिए डेटा अडाप्टर में लिए, डेटा सेट में ले जाकर फिल कर दिए। उसके बाद डेटा ग्रिड व्यू हमने बाइंड करा दिए, डेटा बाइंड करा के, ठीक है। तो डाटा बाइंड कंट्रोल इसको बोला जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इवेंट है, वो आप यहाँ देख लेना ताकि एग्जाम में लिखने में हेल्प हो सके। फिर देखिए ASP.NET में रिकॉर्ड जोड़ने, हटाने और अपडेट करने की प्रक्रिया को समझाइए। तो भाई सिंपल सी बात, हमने अभी देखे ना डेटा ग्रिड व्यू, तो उसी में हम एडिट और डिलीट कर सकते हैं और ऐड वाली जो ऑप्शन है वो बना सकते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ नया रिकॉर्ड ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा और हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए रिकॉर्ड रिपोर्ट को रिकॉर्ड जोड़ना, यानी कि एक प्रकार से यहाँ एसक्यूएल कनेक्शन बनाना है, इंसर्ट क्यूरी चलाना है और एग्जीक्यूट नन क्यूरी के माध्यम से एग्जीक्यूट करना है। तो ये कोड लिखा हुआ है, आप एक बार कोड देख लेना है भाई। कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन को हमने कनेक्शन स्ट्रिंग से मर्ज की, ओपन करे, फिर एक क्यूरी बना है हमने इंसर्ट इनटू की। क्या क्या ऐड करना है, स्टूडेंट में नेम एज ऐड करना है, उसकी वैल्यू पैरामीटर में दे दिए। उसके बाद इसका एग्जीक्यूट नन क्यूरी हम ये कमांड बनाना है। उसके बाद पैरामीटर ऐड करके हम एग्जीक्यूट नन क्यूरी चलाना है। और अगर सक्सेस हुआ तो मैसेज सफलतापूर्वक सेव सक्सेसफुली, और नहीं तो रिकॉर्ड में कोई एरर है, इस प्रकार का मैसेज आना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका कोड, इसको आपको देखना है। और डिलीट में भी सारा काम वैसे के वैसे करना है। डिलीट में सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, डिलीट में चेंज हो जाएगा ये वाला, कौन सा, देखिए यहाँ पे एक क्यूरी हमने लिए हैं, क्यूरी कहाँ गई, देखिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, सिर्फ इतना काम करना, वेयर स्टूडेंट क्या डिलीट करना उसके साथ साथ बाकी सारा काम सेम टू सेम। ऐसे अपडेट में भी एक स्ट्रिंग क्यूरी, अपडेट स्टूडेंट सेट, इस प्रकार चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम टू सेम। यानी कि एक कोडिंग याद रखो, हर चीज़ में आपकी काम आ जाएगी। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे प्रैक्टिकल फॉर्म। ये देखिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऐड, रिकॉर्ड, अपडेट और डिलीट, ये सारे कमांड जो मैंने बताया वो आप चला सकते हैं। ASP.NET में प्रैक्टिकल डाटाबेस प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, तो वही चीज़ है भाई कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग पहले करी जाएगी, डेटाबेस डिज़ाइन किया जाएगा, चाहे वो SQL हो, चाहे एक्सेस हो, चाहे ओरेकल हो। उसके बाद ASP.NET में वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे जैसे हमने अभी बनाए हैं। फिर उसके बाद डाटाबेस कनेक्शन करेंगे। ये देखिए ये मतलब एक प्रकार से कॉन्फ़िग फाइल में ही लिखा हुआ है कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से, मतलब ये कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से मतलब एक XML फाइल है। फिर ASP.NET में पेज बनाएंगे, यूज़र इंटरफेस बनाएंगे, फिर कोडिंग करेंगे। कोडिंग में हमको वही कोडिंग करना सेम टू सेम जो अभी लिखे थे। उसके बाद क्रूड एप्लीकेशन बोले तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। ये सारा काम हमको देखने को मिल जाता है जो एक बेसिक एप्लीकेशन उसके अंतर्गत। डेटा बाइंडिंग कंट्रोल का उपयोग किया जा सकता है, जैसे ग्रिड व्यू है, डिटेल व्यू, फॉर्म व्यू। हमने ग्रिड व्यू को उपयोग करके देखें तो इसकी कोडिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम के साथ में आपको कर लेना है। फिर कुछ वैलिडेशन कंट्रोल लगाना है, प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करना है, IIS के थ्रू रन करना है। एग्जाम्पल में देखें सिंपल तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस बनाइए, ASP.NET फॉर्म बनाइए, कोड बिहाइंड में कोडिंग कीजिए, ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड देखिए और एरर हैंडलिंग एंड डेटा वैलिडेशन का उपयोग कीजिए। तो एग्जाम्पल है, इसका उपयोग करके आप ये सारा काम कर सकते हैं। अब बात आती है यूनिट नंबर 5 की, यानी कि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और कुछ वेब सर्विसेज और स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। 3 चीज़ें या 3 टॉपिक रहते हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो ASP.NET में XML का परिचय दीजिए, इसके कुछ उपयोग बताइए। तो इसके बारे में देखें तो HTML से अपग्रेडेड वर्जन अगर देखें तो डायनेमिक रूप से जो काम करता है वो कहलाता है XML। बोले तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, जो डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। और ये डेटा
को जो है स्ट्रक्चर्ड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में प्रस्तुत करती है। मुख्य उद्देश्य विभिन्न सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में डेटा को एक्सचेंज करना सरल बनाता है। XML HTML की तरह ही टैग का उपयोग करता है, परंतु ये यूज़र डिफाइन होते हैं, बस इतना अंतर है। तो HTML आपने पढ़ा, उसी का अपग्रेडेड वर्जन क्या है, XML है। XML का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यूज़र एंड प्रेफरेंस है। डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यानी कि क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, वेब सर्विसेज है या वेब एप्लीकेशन, इन सब के बीच में अगर ट्रांसमिट करना डेटा को, तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है XML का। फिर ऐसे डेटा इंटरचेंज के लिए वही सिंपल सी बात है। डेटा इंटरचेंज बोले तो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल एक वेब सर्विस है, इसके तहत डेटा को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। डेटा बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। डेटा बाइंडिंग के लिए ग्रिड व्यू, डेटा लिस्ट है या फिर जो भी अदर कंट्रोल है, उसके तहत डेटा बाइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वेब कॉन्फ़िग, हमने देखे थे अभी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ASP.NET में XML के फ़ायदे, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिंपल एंड रीडेबल है, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन है, सिंपल डेटा एक्सचेंज है। तो इनका जो है एक प्रकार से फ़ायदे है XML का ASP.NET के अंतर्गत। इसके अलावा ASP.NET में XML के साथ काम करने के लिए कुछ क्लासेस है, जैसे XML की डॉक्यूमेंट है, XML रीडर है, XML राइटर है और डेटा सेट है। क्या काम करती है, एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा। कुछ एग्जाम्पल है सिंपल, जैसे यूजिंग system.xml का उपयोग करके हम कोड बिहाइंड मॉड्यूल में क्या काम कर सकते हैं, XML डॉक्यूमेंट, इस प्रकार से सारी क्लासेस या डेटा को पढ़ने, डेटा को लोड करने से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए XML के मूल सिद्धांत, एट्रीब्यूट्स, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, वैलिडेशन के बारे में विस्तार से समझाइए। तो सबसे पहले XML क्या है, तो XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में हमने पहले भी देख लिए। प्लेटफॉर्म और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये इंडिपेंडेंट है। XML डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करता है, जिसे पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। ये यूज़र डिफाइंड जो टैग होते हैं वो बना सकता है यहाँ पे, इसलिए इसे एक्सटेंसिबल बोले तो एक्सटेंड किया जाने योग्य। ह्यूमन रीडेबल, मशीन रीडेबल, दोनों चीज़ हो जाती है। XML के एट्रीब्यूट की अगर बात करें, तो यहाँ एट्रीब्यूट के अंतर्गत देखिए, पर्सन मतलब सिंपल सी बात है, टैग का नाम हो गया, नेम ये एक प्रकार से एट्रीब्यूट हो गया, जिसके अंतर्गत हम वैल्यू देंगे, जैसे राहुल है या जो भी है, नेम को क्लोज कर देंगे। तो ऐसे ही हम एज दे सकते हैं या जो भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे पर्सन की एज दे सकते हैं, पर्सन का नाम दे सकते हैं, पर्सन का एड्रेस दे सकते हैं। तो ये एज और जेंडर जो है एक प्रकार के एट्रीब्यूट है। XML डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, तो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग के अंतर्गत एक ट्री स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब रूट के अंदर ब्रांच के अंदर फिर सब ब्रांच। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के आधार पर काम करता है, जैसे जावास्क्रिप्ट हमने देखे थे। फिर SAX बोले तो सिंपल API फॉर XML, लिंक टू XML, तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखने मिल जाती, कई तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। XML वैलिडेशन के अंतर्गत देखें, तो वैलिडेशन का मतलब XML डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर और डेटा को कुछ नियमों के आधार पर चेक किया जाता है। दो मुख्य प्रकार हो जाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट टाइप हो जाता है DTD, जिसमें हम देखें DTD एक फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है जो XML डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को चेक करता है, वैलिडेशन को चेक करता है। ऐसे ही ये बताता है कौन से एलिमेंट और एट्रीब्यूट XML में हो सकते हैं, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो ये बताता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DTD। तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर्सन, एलिमेंट, तो इस प्रकार से नेम, एज या सी डाटा, PC डाटा जो भी हम ले सकते हैं। फिर स्कीमा का मतलब हो जाता है, स्कीमा बेस्ड बोले तो XSD मतलब XML स्कीमा डेफिनेशन, ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब एक प्रकार से वैलिडेशन ही बोल सकते हैं किसमें, XML में। तो XML स्कीमा डॉक्यूमेंट टाइप जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा पावरफुल और नॉर्मल वैलिड मेथड है। XML में डेटा टाइप जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, पैटर्न आदि को भी चेक किया जा सकता है। तो इसका जो एक्सटेंशन है आप एग्जांपल लिख सकते हैं और इसके बारे में बेसिक चीज़ें बता सकते हैं एट्रीब्यूट। चलिए ये तो हो गया इसका एग्जांपल, मतलब ये XML ले लिए हमने। ऊपर जो आता सबसे पहले पर्सन नाम का एक टैग ले लिए, जिसमें एज लिए, नेम लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ले लिए। तो ये बन गया आपका XML डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं ADO.NET में XML का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, ADO.NET और XML का परिचय अगर देखें, तो ADO.NET फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है जो बीच में ब्रिज का काम करता है, यानी कि पुल का काम करता है, डेटा को एक्सेस और मैनेज करने का काम करता है, खासकर अगर देखें तो रिलेशनल डेटाबेस के थ्रू। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, डेटा के फॉर्मेट, डेटा को जिसका उपयोग डेटा को स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तरीके से स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ADO.NET और XML का इंटीग्रेशन अगर देखें तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि XML का उपयोग डेटा को स्टोर, ट्रांसफ़र और वेब सर्विसेज के साथ किया जाता है। वेब सर्विस क्या होती है आगे देखने वाले हैं।
ADO.NET में XML के साथ इंटीग्रेशन के मुख्य बिंदु अगर देखें तो डेटा सेट, यानी डेटा सेट हमने देखे थे जो डेटा को टेबल के फॉर्म में दिखाता है XML के फॉर्म में। तो ADO.NET में XML के साथ काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। डेटा सेट एक मेमोरी में डेटा का कलेक्शन होता है। XML फॉर्मेट में डेटा को रीड और राइट करने के लिए कैपेसिटी रखता है। डेटा सेट में डेटा को XML फॉर्मेट में सेव किया जाता है, यानी राइट XML, और इसको रीड किया जाता है रीड XML के थ्रू। XML स्कीमा XHD की अगर बात करें, डेटा सेट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही XML इंटीग्रेशन के लाभ अगर देखें तो डेटा सेट से या डेटाबेस से डेटा को XML फॉर्मेट में सेव करना आसान हो जाता है, शेयरिंग करना आसान हो जाता है। वेब सर्विसेज और अन्य एप्लीकेशन के साथ डेटा कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। ऑफलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए XML फाइल उपयोग हो जाती है। डेटा का स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों को मैनेज किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ADO.NET की कुछ मेथड है XML के साथ। रीड XML, राइट XML, रीड XML स्कीमा और राइट XML स्कीमा। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। पढ़ना लिखना उसके लिए देखिए पूरी कोडिंग है, इसके बारे में आप एक बार इसको लिख के देख लेना, अगर हो सके तो टाइम मिले तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। डेटा सेट के साथ डेटा को XML फाइल में लिखना, पहले हमने क्या देखे यहाँ पे, रीड करना रीड XML के थ्रू और राइट करना राइट XML के थ्रू। तो ये दिख रहा है आपको XML XHD। अगर देखें तो यहाँ पे देखिए डेटा सेट को डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। रीड XML स्कीमा, राइट XML स्कीमा तो इसको मैनेज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं वेब सर्विसेज के बारे में। तो वेब सर्विसेज क्या होती है? वेब सर्विसेज का मतलब आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन चला रहे हैं, आपने रिक्वेस्ट की किसको, वेब सर्वर को, और आपके पास में रिस्पॉन्स आया। तो बीच में जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मेंटेन कर रहा है वो कहलाती वेब सर्विसेज। उदाहरण के लिए आपने ट्रेन की टिकट के लिए सीट की एलोकेशन चेक किए, तो रेलवे का जो डेटाबेस है उसमें जाएगा रिक्वेस्ट और वहाँ चेक किया जाएगा कि भाई खाली है या नहीं है, जो भी आपका सीट है। उसके बाद खाली है तो रिस्पॉन्स होकर कहाँ जाएगा, क्लाइंट को। तो बीच में जो डाटा को लाने ले जाने का काम कर रहा है वो कहलाता है वेब सर्विसेज। उदाहरण के लिए अगर देखें वेब सर्विसेज, तो वेब सर्विस कम्युनिकेशन का माध्यम यानी कि ब्रिज का काम करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते एक प्रकार से इंटरनेट किसी नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह अलग अलग एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म के बीच में डाटा फंक्शन को शेयर करने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए आपका एक मोबाइल ऐप है, अगर किसी बैंक की सर्विसेज जानकारी देखना है तो आप तक लाने का काम करती है वेब सर्विसेज। आई होप समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन। इसके अंतर्गत देखें तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि ये विंडोज़ में भी चलता है, लाइनेक्स में भी, कोई भी प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट की बात करें तो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा से इसको एक्सेस किया जा सकता है। फिर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में आप HTTP, XML, SOAP आदि जैसे सामान्य प्रोटोकॉल पर आधारित है। यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो एक प्रकार की वेब सर्विस का प्रकार है। जो SOAP एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेब सर्विसेज के बीच डाटा और मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है। XML फॉर्मेट में मैसेजिंग करता है, ठीक है, जिसके बारे में हमने देखे अभी, जिससे प्लेटफॉर्म और जो लैंग्वेज है उसकी बाधा को ख़त्म किया जा सकता है। SOAP HTTP और SMTP जैसे प्रोटोकॉल पर काम करता है। जैसे यहाँ देखोगे तो आपको देखने में मिलेगा, देखिए SOAP सेंडर, ठीक है, और SOAP रिसीवर, ठीक है, बीच में यहाँ पे देख सकते हैं ये काम कर रहा है। ये जो विंडो है यह बनाना नहीं भूलना है अगर क्वेश्चन आए तो। इसकी संरचना की बात करें, एनवलप होता है, हेडर होता है, बॉडी होती है, फॉल्ट होता है। अगर कोई एरर आती है तो बॉडी में रिस्पॉन्स होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, हेडर में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन की डिटेल हो जाती है, और ये शुरुआत हो जाता है एनवलप। तो इसके बारे में ये देखिए, आपको SOAP की शुरुआत है, ठीक है, और SOAP की एंडिंग है एनवलप की। बॉडी के अंतर्गत देखोगे तो देखिए यहाँ पे XML, स्टूडेंट ID है, ठीक है, डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। WHDL वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, तो एक प्रकार से XML बेस्ड है जो कि वेब सर्विसेज की डिटेल की जानकारी करती है, प्रदान करती है, और बताती है कि वेब सर्विस किस प्रकार की सेवा देती है, कौन कौन से मेथड उपलब्ध कराती है, इनपुट आउटपुट क्या है, ये सारा काम करती है WHDL। इसके बारे में लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जा सकता है इसको वेब सर्विसेज का। तो देखिए क्लाइंट का एप्लीकेशन और सर्विस है, तो यहाँ पे बीच में देखें तो WHDL काम कर रहा है। तो ये भी डायग्राम आपको बना देना है। इसके कुछ हिस्से हैं, जैसे टाइप हो जाता है, मैसेज हो जाता है, पोर्ट टाइप, बाइंडिंग है, या फिर सर्विस है, ये सभी इसके पोर्ट के टाइप हो जाते हैं, नहीं हिस्से हो जाते हैं। इसके बारे में आप लिख देना डेफिनेशन, फिर उसके बाद टारगेट नेम, फिर XML जो है आपका NS, XML NS, XHD, SOAP है, HTTP, इसके बारे में आप लिख सकते हैं अगर हो सके तो, कोई दिक्कत नहीं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ASP.NET के अंतर्गत स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक को समझाइए।
और इसके अंतर्गत व्यू स्टेट, सेशन स्टेट और एप्लीकेशन स्टेट को समझा है, स्पेशली पूछा है। परंतु स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक में अलग अलग होती है, जैसे सर्वर स्टेट हो जाती है और क्लाइंट साइड स्टेट हो जाती है, दोनों चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ देखिए स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो स्टेट मैनेजमेंट है, इसके अंतर्गत देखें तो जो हमारा HTTP है, जो हमारा प्रोटोकॉल है, वो एक प्रकार का स्टेट लेट प्रोटोकॉल है। स्टेट लेस का मतलब हो जाता है यानी जब भी हर बार यूज़र कोई ना कोई वेब पेज खोलता है तो पिछली जानकारी यहाँ पे स्टोर नहीं हो जाती, यानी कि खो जाती है, यानी डिलीट हो जाती है। तो अगर यूज़र के डाटा को बनाए रखना है और वेब एप्लीकेशन के बीच इंटरेक्शन के दौरान ये मतलब हमको ये काम करना है, स्टोर करना है जानकारी को, तो हमको इसी के लिए ASP.NET में स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन में स्टेट बनाए रखने यानी कि जो भी डेटा है उसको स्टोर करने कुछ तकनीकों का इसको में उपयोग किया जाता है ताकि यहाँ समस्या को हल करने के लिए ये हेल्प कर सकें। स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक क्या कहलाती है? ASP.NET में जो डेटा है बार बार खो जाता है, डिलीट हो जाता है, उसको बनाए रखने के लिए काम करती है। इसमें दो प्रकार की स्टेट हो जाती है, एक हो जाती है क्लाइंट साइड और एक हो जाती है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड में आपको मिल जाता है व्यू स्टेट, कंट्रोल स्टेट, हिडन फील्ड, कुकीज़ है, क्यूरी स्ट्रिंग, ये सब। और सर्वर में आपको मिल जाती है सेशन है, एप्लीकेशन है और कैश है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्लाइंट साइड, ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स मतलब जो विंडो है वो बना देना, ये जो स्ट्रक्चर है बना दोगे तो थोड़ा मतलब आंसर इफेक्टिव लगेगा, एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें इसको पता है। क्लाइंट साइड का मतलब हो जाता है यूज़र से संबंधित डेटा को यूज़र के ब्राउज़र यानी क्लाइंट में स्टोर करता है, ना कि सर्वर पे। जैसे उदाहरण के लिए देखें, हमने कुकीज़ देखे थे, यूज़र के उसमें स्टोर करता है। हिडन फील्ड के अंतर्गत देखें पासवर्ड वगैरह सब स्टोर करके रखता है। देखिए व्यू स्टेट है, कंट्रोल स्टेट है, ये सब जो है एक प्रकार से क्लाइंट साइड है। इसके बाद मिल जाता है क्यूरी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यू स्टेट की। तो ASP.NET में पेज में यूज़र के डेटा को स्टोर करता है, जैसे हिडन फील्ड है, व्यू स्टेट HTML के पास भेजा जाता है, केवल उसी पेज पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्रॉस पेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। डिफ़ॉल्ट रूप से इनेबल होता है, सर्वर पर लोड नहीं बढ़ता। इसके अलावा लार्ज डेटा के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऐसे आप देखोगे तो व्यू स्टेट यूज़र नेम, ये हमने उपयोग करे थे अभी इसके पहले। यूज़र नेम राम है और स्ट्रिंग नेम में हमने व्यू स्टेट यूज़र नेम टू स्ट्रिंग। और यहाँ पे कंट्रोल स्टेट की अगर बात करें तो ASP.NET में कंट्रोल, जैसे अगर देखें ग्रिड व्यू है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इंटरनल है, ये स्थिति में स्टोर किया जाता है। व्यू स्टेट बंद होने पर कंट्रोल स्टेट काम करता है। मतलब व्यू का अगला काम क्या है? कंट्रोल है। सिक्योरिटी के लिए अधिक रिलायबल है, यूज़र द्वारा डिसेबल नहीं किया जा सकता। एग्जांपल की बात करें तो यह ऑटोमेटिक होता है, डेवलपर को बहुत अधिक लोड नहीं लिखना पड़ता, मतलब बहुत अधिक कोड नहीं लिखना पड़ता और लोड भी नहीं पड़ता। ठीक है, अगला है हिडन फील्ड। हिडन फील्ड की बात करें, HTML फॉर्म में हिडन फील्ड का प्रयोग करके डेटा को स्टोर किया जाता है। यूज़र इसे देख नहीं सकता लेकिन जो है इंस्पेक्ट कर सकता है। जैसे इनपुट टाइप में हिडन लिखे तो हिडन फील्ड बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद ASP.NET सर्वर साइड की अगर बात करें तो हिडन फील्ड डॉट वैल्यू के अंतर्गत हम ये काम कर सकते हैं। कुकीज़ की बात करें तो स्मॉल फाइल्स हो जाती है, ब्राउज़र में स्टोर हो जाती है, यूज़र की प्रेफरेंस है, लॉगिन डेटा स्टोर करना, सब कुकीज़ में स्टोर हो जाता है। जैसे टाइप की बात करें, परसिस्टेंस कुकीज़ है और नॉन परसिस्टेंस है, यानी कि एक समय सीमा के साथ हो जाता है, ये एक्सपायर हो जाता है, जब तक ब्राउज़र खुला तब तक रह जाता है। तो ये कुकीज़ के बारे में आप देख सकते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग की बात करें, डेटा को URL में पास किया जाता है, तो ये क्यूरी स्ट्रिंग है। सरल और तेज़ तरीका है, सुरक्षा की दृष्टि से कमज़ोर है, URL में दिखता है ये क्यूरी स्ट्रिंग। ऊपर आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। ये सब जो है क्लाइंट साइड है। इसी के साथ हम देखें सर्वर साइड की बात करें तो सर्वर साइड मतलब हो जाता है यूज़र से संबंधित सभी डेटा वेब सर्वर पर स्टोर किया जाता है, ना कि यूज़र के ब्राउज़र पर। यह तरीका ज़्यादा सुरक्षित है, रिलायबल है, खासकर अगर देखें जब डेटा सेंसिटिव है, ना संवेदनशील है। इसके साथ ही इसके कुछ टेक्निक है, सेशन है, एप्लीकेशन है और कैश है। तो अगर सेशन की बात करें तो प्रत्येक यूज़र के लिए सर्वर पर अलग सेशन ऑब्जेक्ट तैयार करता है। जब तक यूज़र ब्राउज़र पर है या सेशन टाइम आउट नहीं होता तब तक डेटा सुरक्षित रहता है। अब देखिए उदाहरण के लिए, जब आप कोई MP ऑनलाइन की साइट खोलते हो इसमें ब्राउज़र के अंतर्गत, तो आपको 10 मिनट बाद वो जो है लॉगिन एक्सपायर बोल देगा। आप बैंक की साइट खोलते हो नेट बैंकिंग की, तो लॉगिन एक्सपायर बोल देगा 10 मिनट बाद। तो कौन मेंटेन करता है? सेशन स्टेट मेंटेन करता है। पर यूज़र डेटा स्टोर करता है, सिक्योर रहता है, क्लाइंट को जानकारी नहीं रहती। डिफ़ॉल्ट टाइम आउट 20 मिनट या 10 मिनट जो भी है, कन्फिगरेबल, मतलब अपने हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ कोडिंग करके आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन स्टेट सभी यूज़र के लिए शेयर्ड रहता है।
एप्लीकेशन स्टार्ट से लेकर एप्लीकेशन बंद होने तक का डेटा यहाँ पे स्टोर रहता है। ग्लोबल स्कोप है, मल्टी यूज़र एक्सेस यहाँ देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैश मिल जाता है। कैश मतलब सर्वर साइड यहाँ देखने को मिल जाता है। टेम्परेरी रूप से फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करता है, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके टाइप अगर देखें तो आउटपुट केसिंग हो जाती है, फ्रेगमेंट केसिंग है, डेटा केसिंग है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है इसी में। इसके बाद सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट के कुछ लाभ है। सिक्योर रहता है, सेशन वाइज रहता है, ज़्यादा कंट्रोल उपयोग है, परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिल जाती है। कुछ लिमिटेशन देखें तो सर्वर पर मेमोरी लोड बढ़ता है, सेशन एक्सपायर होने पर डेटा लॉस हो सकता है। स्केलेबिलिटी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे जटिल हो सकती है पर। उसके बाद है सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट की कुछ तकनीकें हैं, जैसे सेंसिटिवल मतलब जो डेटा है नहीं संवेदनशील होना चाहिए। लॉगिन जानकारी जैसे मल्टी पेज मल्टी स्टेप प्रोसेस हो, यूज़र स्पेसिफिक डेटा हो, दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। और उसके अलावा कुछ स्थिति में दिखा दूं आपको, तो आपको देखने मिल जाता है जब आप फॉर्म का डेटा वापस दिखाते हैं तो व्यू स्टेट काम करता है क्लाइंट साइड। लॉगिन सेशन बनाए रखते हैं तो सेशन स्टेट काम करता है सर्वर साइड। सभी यूज़र का काउंट करना है, काउंट दिखाना है तो एप्लीकेशन स्टेट सर्वर साइड। यूआरएल के जरिए पेज दिखाना है तो क्वेरी स्ट्रिंग यानी कि क्लाइंट साइड। यूज़र की लैंग्वेज प्रेफरेंस को चेक करना है तो क्यूरी मतलब एक प्रकार से कुकीज़ यूज़ की जाती क्लाइंट साइड। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए कैशिंग यूज़ की जाती है। तो ये हो जाता हमारा स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। और यहाँ हमारे हो जाते हैं यूनिट फर्स्ट से लेकर, यानी कि ASP.NET में यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक का कंप्लीट रिवीजन। बोले तो IMP क्वेश्चन के तहत IMP क्वेश्चन, साथ में उनके सॉल्यूशन, आंसर कैसे लिखना, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराइए, ताकि आने वाली वीडियोस जो है सबको उसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।